तो कैसे हैं आप लोग। स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग लेक्चर 11 कंप्लीट करने के बाद अब देखिए लेक्चर 12 में आ गए हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो पेन पेपर लेके बैठ जाए बेटे और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से एकदम कूल माइंड करके मस्त बिंदास तरीके से लेक्चर को अटेंड करें, देखें, नोट्स बनाएं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी, जेडीजी सेक्शन की। तो ये आपका जेडीजी सेक्शन है और इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे देखते हैं। तो बेटा इसमें हम लोग बात करेंगे किसकी, फ्लोटोक्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का सबसे पहले फोटोक्लोरिनेशन देखेंगे क्या होता है, फोटो हेलोजिनेशन, फिर वापस हम लोग फोटो हेलोजिनेशन को डिटेल में देखेंगे। रेट ऑफ हेलोजिनेशन क्या होगा, या फोटो हेलोजिनेशन क्या होगा, फोटो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन क्या होगा, है ना। देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ एचएक्स मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इनकी रिक्वायरमेंट होगी हमें रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने में। देन फिर हम एक एक करके बात करेंगे, फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन की बात करेंगे, आयोडिनेशन ऑफ अल्केन की बात करेंगे, एंड व्हाई नॉट आयोडिनेशन ऑफ अल्केन, अल्केन का आयोडिनेशन क्यों नहीं हो सकता है उसकी बात करेंगे। देन हम बात करेंगे क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन, है ना। देखो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, है ना। इस तरह से हम लोग ब्रोमिनेशन की बात भी कर सकते हैं यहाँ पर, या करेंगे आगे, है ना, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे एमसीबी प्रोडक्ट की। इसकी बात करेंगे बेटे एमसीबी प्रोडक्ट की, मेटा क्लोरो ब्रोमो प्रोडक्ट की, है ना। वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। देन बात करेंगे हम लोग ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन, ठीक है। देन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमसीपी, है ना, जहाँ पर हम लोग सिलेक्टिविटी और प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, उसका डिटेल मैकेनिज्म देखेंगे। बहुत बढ़िया तगड़े से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बेटा हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो बेटा सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, फोटोक्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का ही फोटोक्लोरिनेशन सबसे पहले करा के देख लेते हैं। अब फोटोक्लोरिनेशन का मतलब आप समझ रहे हो बेटा कि या तो आप सनलाइट दे दो उसको, सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो जाए, या फिर हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो जाए, है ना, सबस्ट्रेट का, कंपाउंड का, और फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो और फ्री रेडिकल रिएक्शन आगे बढ़े, है ना, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात हो। और जहाँ पर जब हम बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर भी तीन बातें वही आती हैं। सबसे पहला क्या होता है आपका इनिशिएशन, दूसरा बेटा फिर क्या होता है, इनिशिएशन में ही आपका फ्री रेडिकल जनरेशन होता है, दूसरा आपका प्रोपोगेशन होता है, जहाँ पर आपकी रिएक्शन आगे बढ़ती है, प्रोपोगेशन, और फाइनली रिएक्शन टर्मिनेट होने के लिए आपका लास्ट स्टेप जो आता है दैट विल बी टर्मिनेशन स्टेप। कौन सा बेटे, टर्मिनेशन स्टेप आता है, ठीक है। जैसे कि जरा देखें तो फ्रॉम अल्केन, है ना, सो अल्काइल हाइलाइट फ्रॉम अल्केन। अल्केन से हमें क्या बनाना है बेटे, अल्काइल हाइलाइट बनाना है। तो देखिए CH3Cl बन गया, CH2Cl2 बन गया, फिर CHCl3 बनता है, फिर CCl4 बनता है। अब फोटो हाइलोजेशन हमने क्यों बोला बेटा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सनलाइट का यूज़ कर रहे हैं, HNU का यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फोटो हाइलोजिनेशन। अब चूंकि क्लोरीन की बात करें इसलिए क्लोरिनेशन, तो है ना, तो फोटो हाइलोजिनेशन मतलब क्लोरिनेशन ऑफ दिस मीथेन। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो CH3Cl बनेगा, फिर से क्लोरिनेशन कराएंगे तो CH2Cl2 बनेगा, फिर से क्लोरिनेशन कराएंगे तो CHCl3 बनेगा, फिर से क्लोरिनेशन कराएंगे तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। सो हम यहाँ पर अल्काइल हैलाइड, कहाँ से, अल्केन से हम लोग क्या बना रहे हैं बेटे, अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं, है ना। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होगी। तो फ्री रेडिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो ये चेन रिएक्शंस होती हैं बेटे, चेन रिएक्शंस होती हैं और काफ़ी फास्ट रिएक्शंस होती हैं बेटे, ये है ना, चेन रिएक्शंस होती हैं और काफ़ी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। एंड ऑल फ्री रेडिकल्स हैविंग 3 स्टेप्स। कौन कौन से 3 स्टेप्स, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी ऑलरेडी। चलिए अब इसको और डिटेल में इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक कैसे बना, इसका डिटेल मैकेनिज्म देखते हैं। तो 3 स्टेप्स बेटा हमें फॉलो करने हैं, ध्यान से गौर से देखिएगा, एकदम प्रॉपर तरीके से इसका मैकेनिज्म आपको समझाएंगे। देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा बेटे, इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन में क्या कि Cl2 आपका है, क्लोरीन है, ठीक है। आपके पास क्या था, CH4 था बेटे, और HNuCl2 था, HNuCl2 था, ठीक है बेटे। तो अब Cl2 डिकम्पोज होकर क्या बना देगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल बना देगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल बना देगा। अब प्रोपोगेशन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स फ्रॉम फर्स्ट फ्री रेडिकल, जो पहला फ्री रेडिकल बना यहीं से रिएक्शन, मतलब इसीलिए इसको इनिशिएशन स्टेप बोलते हैं, क्योंकि ये जाएगा और ये सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, ये जाएगा यहाँ अटैक करेगा, और उसके बाद फिर रिएक्शन आगे बढ़ेगी, बॉन्ड को तोड़ेगा, और ये जो स्टेप होगा दैट विल बी योर आरडीएस रेडिटरमाइनिंग स्टेप। अब एक एक करके हम लोग देखिए CH4 से चलेंगे बेटे, और देखो और ना Cl2 के साथ रिएक्शन, Cl2 का हमने फोटो हाइलोजिनेशन कराया तो Cl बन गया। अब ये जो Cl यहाँ पर आया, ऐसे रिएक्शन आगे बढ़ते बढ़ते देखो फाइनली हम लोग कहाँ पर बनाएंगे, CH4 से CCl4 तक पहुँचेंगे। कैसे, जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या किया, Cl2 से Cl रेडिकल आपने बना लिया, ये आपका इनिशिएशन स्टेप हो गया, ठीक है। अब शुरू होता है आपका प्रोपोगेशन स्टेप। ये पूरे के पूरे कौन से स्टेप्स हैं बेटे, प्रोपोगेशन स्टेप्स हैं, है ना। यहाँ पर रिएक्शन कैसे आगे बढ़ेगी, तो देखो ये बेटा CH4 है और यहाँ पर Cl है। अब CH4 क्या करेगा, इससे जाके टकराएगा, जब इससे जाके टकराएगा तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3H,
तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर होमोलाइसिस होगा। जैसे होमोलाइसिस होगा तो ये Cl और ये H मिलके HCl बना देगा, और देखो यहाँ पर CH3 फ्री रेडिकल बन जाएगा। बन गया बेटा CH3 फ्री रेडिकल। अब यहाँ इनिशिएशन में तो बेटा ठीक है, आपने इसको हीट प्रोवाइड किया, सनलाइट दिया, ये आपका पता है आपको, यू नो कि भाई आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और फिर यहाँ पर CH बॉन्ड है और यहाँ पर आपका HCl बॉन्ड है, CH बॉन्ड है और क्या है, HCl बॉन्ड है। और ये आपका एक्जो होगा या एंडो होगा वो आप डिसाइड कर सकते हो बॉन्ड एनर्जी डेटा से। आपको हम एक बार जस्ट मिनट आपको एक बॉन्ड एनर्जी डेटा दिखा दें, सो दैट कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर समझ पाओ। अब आपको बॉन्ड एनर्जी का एक डेटा दिखा देते हैं, देखिए ज़रा सा। जैसे कि यहाँ पर देखो बेटा HF है, HF का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम HCl का होता है। फिर RH मीन्स यहाँ पर आप CH बोल सकते हो, है ना, ये ध्यान रखना। वैसे ऑर्डर तो आपको यहाँ से यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है, बट ये बीच में आ जाए, इसको थोड़ा सा डेटा वाइज है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। नॉर्मल केस है ये RH। तो बेटा बताओ HCl और CH, सॉरी है ना, ये CH है ना बेटा, देखो CH और HCl में आप देख रहे हो बेटा कि CH बॉन्ड वीक बॉन्ड है विथ रिस्पेक्ट टू HCl बॉन्ड। जरा देखिए, CH बॉन्ड वीक बॉन्ड है विथ रिस्पेक्ट टू HCl बॉन्ड, देखिएगा कैसे। तो ये जो आपका CH बॉन्ड यहाँ पर था, दिस इज वीक बॉन्ड विथ रिस्पेक्ट टू HCl बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो वीक से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हो आप, इसका मतलब बेटे प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्जो हो जाएगा, एनर्जी रिलीज होगी। जब कभी हम वीक से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं तो वीक बॉन्ड टूट रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, सो एनर्जी विल बी रिलीज्ड एंड दैट प्रोसेस विल बी एक्जो, और ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक बेटे बात क्लियर समझ में आती है कि पहला प्रोसेस चूंकि आपको एनर्जी दे, किसको तोड़ना पड़ा, इस Cl को आपको ऐसे ब्रेक करना पड़ा, ऐसे ब्रेक करना, तो ब्रेक करने के लिए बेटे इसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी देनी पड़ी, इसलिए सनलाइट आपने यहाँ से दिया, Cl रेडिकल बन गया बेटे आपका, राइट। तो ये आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस था। कैसा प्रोसेस था बेटे, ये आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस था। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना बेटा, बढ़िया तरीके से आप देखें। और इसका भी हम ट्रिक बता देंगे, इसका भी हम ट्रिक बता देंगे कि कैसे ये रिएक्शन को पूरा कंप्लीट आप लिखो, फटाफट आप लिख लोगे इसका भी ट्रिक। पहले लेकिन मैकेनिज्म को समझें। इसका जब हम प्रोपोगेशन में आए तो हमने क्या देखा बेटे कि CH4 है, यहाँ पे CH बॉन्ड टूटा और बेटा यहाँ पर देखो HCl बॉन्ड बना, वीक बॉन्ड टूटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना। तो वीक बॉन्ड से जब स्ट्रॉन्ग बन जाते तो हमेशा क्या होगा, मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि एनर्जी रिलीज होगी, मीन दिस प्रोसेस विल बी एक्सो, ओके एंड सो ऑन। आगे अब देखो क्या हुआ, तो आपने यहाँ से CH3 रेडिकल बना दिया। जैसे ये CH3 रेडिकल बना बेटे, तो अब CH3 रेडिकल अब Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, ये Cl2। तो इनिशिएशन में तो ठीक है, एक बार Cl, तो एक बार आपको Cl मिल गया ना बेटे, फिर Cl रेडिकल आपको मिलता जाएगा, ऑटोमेटिकली मिलता चला जाएगा, ऑटोमेटिकली मिलता चला जाएगा। कैसे देखो, अब ये CH3 रेडिकल Cl के साथ रिएक्ट करेगा, तो अब Cl क्या देखो कुछ इस तरह से, अब इसका डिकम्पोजिशन होगा इस तरह से, तो देखो Cl यहाँ जुड़ जाएगा तो CH3 Cl बना देगा और Cl रेडिकल यहाँ से अलग हो जाएगा। अब जैसे Cl रेडिकल अलग हुआ, जैसे ही Cl रेडिकल आपका अलग हुआ, तो देखो ये Cl रेडिकल इस CH3 Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा फिर से, है ना। अब CH3 Cl में देखो फिर से आप बताओ, ये देखो यहाँ पर बेटा ये H है, ये H है और ये H है और यहाँ पर Cl है, समझना बेटे बात को। तो यहाँ पर देखो ये रेडिकल ऐसे है, ये ऐसे टूटेगा, और यहाँ पर देखो Cl रेडिकल है, ये फिर से यहाँ से H को ले जाएगा, H को ले जाएगा, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, देखो ये था आपका CH2Cl, समझ रहे हो कैसे, CH3, फिर से एक बार देख लो, CH3 Cl और फिर यहाँ पे Cl रेडिकल है, जरा देखिएगा ये ऐसे टूटेगा, टूटा ऐसे ही, तो HCl बना दिया इसने यहाँ पर, और प्लस क्या बन गया देखो CH, देखो यहाँ पर CH2, 2 H है और 1 Cl है, तो CH2Cl, चूँकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह गया तो एक रेडिकल फिर से बन जाएगा, देखो बन गया ये रेडिकल। फिर से ये रेडिकल अब क्या करेगा, Cl2 के साथ जाएगा, तो Cl2 का फिर से ये Cl एक जाके यहाँ चिपक जाएगा, तो CH2Cl2 बना देगा और Cl रेडिकल फ्री हो जाएगा। जैसे Cl रेडिकल फ्री हो, जैसे Cl रेडिकल बेटा फ्री होता है तुरंत ही आपस में फिर से रिएक्ट करता है इस तरह से, देखो इस तरह से रिएक्ट किया। अब फिर से देखो यहाँ पर इसको कैसे कर सकते हो, तो फिर से एक हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा, तो देखो Cl निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन गया तो यहाँ पर CH Cl2 बन जाएगा, बन जा रहा है, ओके राइट बेटे। अब जैसे CH Cl2 रेडिकल बनता है बेटा, फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, Cl इसके अंदर आ जाएगा तो CH Cl3 बना देगा, Cl रेडिकल फ्री हो जाएगा, फिर से दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, देखो इस तरह से। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को फिर से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बात समझ रहे हो, HCl बना देगा और CCl3 बन जाएगा। जैसे CCl3 बन गया, फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, एक Cl ले लेगा और CCl4 बना देगा और यहाँ से Cl रेडिकल। तो देखो Cl इस तरह से रिसाइकिल होता चला जाएगा, फिर से आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ से बना फिर यहाँ जाएगा, फिर रिएक्शन आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना बेटा CH4 के, तो फिर यहाँ जाएगा और फिर रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो ऐसे ऐसे करके रिएक्शन आगे बढ़ती चली जाती है, इसे प्रोपोगेशन स्टेप है और बहुत फास्ट प्रोसेस होती है बेटे ये। तो समझ में आया तरीका, अच्छा अब बहुत सिंपल सा, और इसका मेथड बताते हैं कैसे लिखना शुरू करोगे आप। आपने क्या किया, चलो Cl रेडिकल बना लिया, आपके पास रिएक्टेंट क्या था CH4 था, अब Cl इसके साथ गया, तो आपको पता है बेटा Cl रेडिकल से एक H ले लेगा, तो इसने HCl बना दिया, ठीक है, CH3 रेडिकल बन गया। तो CH3 मतलब कार्बन पर, तो कार्बन का रेडिकल जब कभी बनेगा तो हमेशा किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटे, कार्बन का रेडिकल जब कभी बनेगा हमेशा वो Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, देखो
कार्बन का रेडिकल हमेशा Cl2 के साथ। अगर कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है तो Cl रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा। दिखाऊं कैसे? तो देखो CH4 प्लस Cl, CH3 रेडिकल बन गया बेटे, CH3 रेडिकल मतलब कार्बन का रेडिकल बन गया, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? देखो Cl2 के साथ। देखिए ये Cl2 के साथ, अब Cl किसको दे दिया तो CH3Cl बन गया Cl। अब जैसे ये बना तो इस पर कोई रेडिकल नहीं है। जब कोई रेडिकल नहीं है तो देखो ये नॉर्मल न्यूट्रल है, आपका न्यूट्रल कार्बन है, नॉर्मल है ना, इसके पास कोई रेडिकल नहीं है, जस्ट एक न्यूट्रल कंपाउंड बना है, तो अब वो Cl रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखिए ये Cl रेडिकल के साथ रिएक्ट किया, फिर से इसने क्या किया, HCl ले लिया, HCl निकल गया देखो यहाँ से बाहर, अब CH2Cl। जैसे कार्बन का रेडिकल बना तो कार्बन रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ। देख लो, आप चेक कर सकते हो, देखो Cl2 के साथ रिएक्ट किया। यहाँ से क्या होगा, एक Cl इसके पास जाएगा तो CH2Cl2 बना देगा। अब देखिए न्यूट्रल हो गया, कार्बन पर कोई रेडिकल फ्री रेडिकल नहीं है, तो देखो फ्री रेडिकल है तो Cl के साथ रिएक्ट करेगा, तो देखो CH2Cl2 Cl के साथ रिएक्ट करेगा। फ्री बनाया, देखो रेडिकल बन गया, तो रेडिकल बन गया, अब Cl2 के साथ जाएगा, तो देखो Cl2 के साथ गया, ये बनाया। अब जैसे CH3 था तो न्यूट्रल बन गया बेटे, कोई इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये वाला केस बन जाएगा, तो यहाँ पे Cl रेडिकल के साथ ये रिएक्ट करेगा, देखो कर गया। अब CCl3 बना दिया, जैसे कार्बन पर रेडिकल है वो Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो देखो कुछ इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। तो आप एक बार प्रैक्टिस करो इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रख के प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ, तो आप बहुत आसानी से बेटा फास्ट, बहुत लोगों को इस रिएक्शन को लिखने में बहुत गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा कहीं से भी कोई भी स्टेप्स आपसे पूछा जा सकता है कि इनके साथ अगर रिएक्शन होगी तो क्या, तो इसका सिंपल सा तरीका आपको बता दिया है ना, कि अगर कोई रेडिकल नहीं है तो रेडिकल क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, और कार्बन पे अगर रेडिकल है तो Cl2 के साथ करेगा, और ऐसे करके आप आगे बढ़ते चले जाओ। चलिए पानी पीते हैं। गट गट गट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बात करें बेटा हम लोग यहाँ पर टर्मिनेशन की। अब क्या होगा, फाइनली जो Cl अगर आपस में कंबाइन हो जाए तो Cl2 बना देंगे। CH3 और Cl आपस में, देखो CH3 रेडिकल भी थे यहाँ के नहीं थे, जो भी रेडिकल्स जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही, अब जो भी रेडिकल्स बच जाएंगे वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे। जैसे देखो ये CH3 है, और अगर Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा तो CH3 क्या बना देगा, Cl बना देगा ये, फिर CH3 बट इनके ट्रेसेस मिलते हैं क्योंकि इनका कंसंट्रेशन बहुत कम बचा होता है, ये फटाफट प्रोपोगेशन में यूज होते हैं। और जो इनके ट्रेसेस मिलेंगे अगर ये आपस में रिएक्ट कर जाए बेटा, तो बताओ इनिशिएट जो कर रहा था बेटा अगर वही खत्म हो जाए तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो ये फोटो हेलोजिनेशन था, इसको हम हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। और हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में जो रेट होता है बेटे, जो रेट होता है वो है ना, एक्चुअली में फ्लोरिनेशन तो होता ही नहीं, बट होता है, बट बेटा हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो इसकी तो हम बात नहीं करते हैं। उससे कम रेट Cl का होता है, उससे कम रेट Br का होता है, और I का रेट बेटा बहुत स्लो होता है, वेरी 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 स्लो रेट होता है किसका, I का आयोडीनेशन में। तो यानी इसका मतलब यहाँ पर जो इफेक्टिव हमारे लिए है वो क्या है बेटा, आपका क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। हम बढ़िया से देखेंगे है ना। और ये जो रिएक्शन है हाईली एक्सोथर्मिक होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाती है। मतलब जैसे अभी आपने CCl4 बना दिया था, तो इस केस में CCl4 नहीं बनेगा अगर आप CH4 से करोगे, सिंपल कार्बन को ही अलग कर देता है, कार्बन ही अलग हो जाएगा, सीधे सीधे कार्बन अलग हो जाएगा, सिंगल कार्बन को अलग कर देता है। मतलब इतना एक्सोथर्मिक होता है, इतनी एनर्जी सारे बॉन्ड को तोड़ डालता है, और इतना स्लो होता है कि इसकी कहानी बहुत गड़बड़ है। तो ये है ना। तो ये सब समझेंगे, ये सब फ्लोरिनेशन समझेंगे, क्लोरिनेशन समझेंगे, ब्रोमिनेशन समझेंगे, और डिटेल में समझेंगे बेटा। अभी तो जस्ट मैंने आपको मीथेन की बात कराई है ना, बहुत कॉमन एग्जांपल है बेटा ये, इवन कि NCERT में भी बहुत डिटेल में दिया हुआ है इस तरह से। बट कैसे आप रिएक्शन को लिखने में बड़ी दिक्कत होती है, तो आप समझ गए बेटा कि इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा है ना। तो चलिए एक बार और थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, और जो तरीका बताया है बेटा उसके बेसिस पे आगे बढ़ते हैं है ना। जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा बेटे। तो ये देखिए आपके सामने बेटा CH4 Cl2H दोबारा प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख रखा है कि चलो एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे। तो CH3Cl फिर Cl2H करोगे CH2Cl2 बनेगा, फिर Cl2H करोगे CaCl3 बनेगा, फिर Cl2H करोगे CCl4 बनेगा। आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि कार्बन पर अगर फिर रेडिकल कार्बन नहीं है तो आपको Cl रेडिकल के साथ रिएक्ट कराना है, कार्बन फिर रेडिकल अगर है तो उसको Cl2 के साथ रिएक्ट कराना है, और आगे बढ़ते जाना है। ये जो इनिशिएशन स्टेप होता है बेटे ये आपका क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक होता है, हीट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, इसलिए यहाँ पर H लिखा हुआ है, राइट। और एक बार जब आप रिएक्शन को स्टार्ट कर दोगे, प्रोपोगेशन जब स्टार्ट हो जाएगा आपका, हियर नो हीट इज रिक्वायर्ड, वंस रिएक्शन इनिशिएटेड रिएक्शन स्टार्ट्स इटसेल्फ कॉल्ड चेन रिएक्शन एंड नॉट हीट इज रिक्वायर्ड। इसके लिए कोई भी हीट रिक्वायर्ड फिर नहीं होगी। और आपको पता है कि ये प्रोसेस कैसा है, आपका एक जो है एनर्जी मिलती रहेगी, और वो एनर्जी फिर से यहाँ पर अगर Cl चाहिए आपको तो यहाँ से इसको जाके ब्रेक करता रहेगा, राइट। ओके नाउ अब जैसे कि देखो क्या आपने बताया CH4 Cl इसके पास गया बेटे, एक हाइड्रोजन को ले गया, HCl बना दिया, और CH3 रेडिकल बन गया। कार्बन रेडिकल आया तुरंत, देखो यहाँ से ऐसे देखो तो Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, देखो ये तो Cl2 के साथ रिएक्ट किया। अब ये CH2 के साथ जब CH3 रेडिकल के साथ जब ये रिएक्ट करेगा बेटे तो क्या होगा, एक Cl यहाँ चला जाएगा और एक Cl रेडिकल बन जाएगा। अब देखो ये कार्बन फ्री रेडिकल नहीं है, तो Cl रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा।
Cl रेडिकल के साथ इसने रिएक्ट किया बेटे और यहाँ से H को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो HCl बन गया। यहाँ पर देखिए HCl बन गया और यहाँ पर क्या बन गया, देखो आपका CH2Cl रेडिकल। अब ये रेडिकल बन गया, चूंकि प्रोपोगेशन समझ रहे हो ना बेटा, रेडिकल बन गया तो Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये Cl2 के साथ देखो गया। जब ये Cl2 के साथ गया तो अब क्या होगा बेटा कि ये इसका एक Cl यहाँ पर जाएगा, राइट, और ये CH2Cl2 बना देगा और Cl रेडिकल अलग हो जाएगा। देखो फिर से कब कार्बन पर कोई कार्बन पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, कार्बन रेडिकल नहीं है यहाँ पर ये, तो इसका मतलब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, देखो ये है Cl रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा। Cl रेडिकल के साथ ये रिएक्ट किया तो इसने फिर से आज H को एब्स्ट्रैक्ट किया, HCl बनाया और यहाँ पर क्या बन गया, CHCl2 रेडिकल बन गया। अब चूंकि ये रेडिकल है बेटे, बनाते जाओगे ना, हो जाएगा ना बेटे प्रैक्टिस, एक बार समझो और खुद आप लिख डालोगे, यहाँ तक पहुँचोगे, बता रहा हूँ। अब देखो CH रेडिकल बन गया, अब Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, Cl2 के साथ रिएक्ट किया, अब क्या होगा कि एक Cl यहाँ पर जाएगा तो बेटा क्या बना देगा, CHCl3 बना देगा और Cl रेडिकल फ्री हो गया। फिर से ये देखो अब रेडिकल नहीं है चूंकि, तो अब ये Cl के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये Cl रेडिकल के साथ रिएक्ट किया इसने CHCl3 ने, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से H निकाल के HCl में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर CCl3 रेडिकल बन जाएगा। फिर से रेडिकल बना तो Cl2 के साथ जाएगा, देखो अब ये तो Cl2 के साथ गया बेटे यहाँ पर, तो यहाँ पर Cl गया तो CCl4 बना दिया और Cl रेडिकल फ्री हो गया। और ये Cl ऐसे करके रिसाइकिल होता रहता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। काफ़ी फास्ट प्रोसेस होती है बेटा, चेन रिएक्शन इसीलिए इसको हम बोलते हैं। चेन की तरह हो रही है ना, कि बढ़ती जा रही है तो इसी चेन रिएक्शन। ओके, अब बात आती है किसकी, टर्मिनेशन की। तो टर्मिनेशन लास्ट जो लेफ्ट रेडिकल्स हैं बेटे, ये जो भी रेडिकल्स बने होंगे अगर वो आपस में कंबाइन हो जाएं इस तरह से कुछ है ना, हालांकि इसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि ये रिएक्ट करके आगे बढ़ता चला जाता है ना, बट फिर भी जो भी रेडिकल्स ट्रेसेस में बचे हुए हैं अगर वो आपस में कंबाइन कर जाएं तो बेटे जब रेडिकल ही खत्म हो जाएंगे तो फिर प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। ओके, ये चीज़ें आपके सामने आती है। तो इस तरह से हमने आपको देखो रिवाइज भी करा दिया। अब अगर बात करें यहाँ पर देखो, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन वंस इनिशिएटेड, एक बार इनिशिएट किया HNU सनलाइट या हीट के प्रेजेंस में, देन बिकम्स चेन रिएक्शन, नॉन स्टॉपेबल होता है। कैसा होता है बेटा, नॉन स्टॉपेबल होता है। तो अगर आपने सपोज CH4 से स्टार्ट किया है तो फिर वो CCl4 पर ही जाके रुकेगा, है ना, उसके बाद टर्मिनेशन होगा, कुछ इस तरह से रिएक्शन आगे बढ़ेगी, नॉन स्टॉपेबल होता है बेटे, ठीक है। बट अगर हम चाह रहे हैं कि मान लो CH4 है, हर बेटा हमने इसका HNU है ना और Cl2 से कराया तो इसने बना दिया CH3 रेडिकल, है ना, हम चाहते हैं कि ये CH3 रेडिकल या फिर ये क्या बना दे CH3Cl, हम यहीं पर रुक जाएं आके, है ना, और रिएक्शन आगे ना बढ़े, तो उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है क्या इस रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप किया जा सकता है क्या? कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने इनिशिएशन किया, CH4 CH3 रेडिकल बना, अब हम सिर्फ यहाँ तक जाना चाहते हैं, इसके आगे हम नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो क्या रिएक्शन रुक सकता है यहाँ तक? या फिर सपोज हम सिर्फ यहाँ तक बनाना चाहते हैं, तो यहाँ तक रुक जाने के बाद क्या रिएक्शन रुक सकता है? या फिर हम सिर्फ क्लोरोफॉर्म बनाना चाहते हैं, यहाँ तक जाने के बाद क्या रिएक्शन रुक सकता है? या फिर हम केवल CCl4 है तो फिर तो आप यहाँ तक पहुँच ही जाओगे। बात समझ रहे हो? तो ये ऐसा पॉसिबल है क्या? जैसे कि मैंने बोला आपको भी स्टेटमेंट में कि दिस इज नॉन स्टॉपेबल प्रोसेस, है ना। देखो free radical reaction once initiated and becomes chain reaction non-stoppable है, but if we want to stop reaction at a particular step, inhibitor is required। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए बेटा? इनहिबिटर चाहिए जो कि उस प्रोपोगेशन को वहां पर रोक देगा। हाउ? कैसे तब कैसे समझते हैं बेटे? तो देखो इसका तरीका क्या है। हाउ टू स्टॉप द रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर स्टेप वी यूज O2। हम ऑक्सीजन गैस यूज करते हैं बेटे, ऑक्सीजन डालते हैं उसमें रिएक्शन में, ऑक्सीजन को कंटेनर में रिएक्शन हो रही है ना, हम एनालाइज करते जाते हैं क्या बना, जस्ट है ना, हमारे पास प्रॉपर सेटअप होता है, लैब सेटअप होता है, तो कौन सा रेडिकल बना, क्या जनरेट हुआ, उसका टेस्ट करते जाते हैं और देखते जाते हैं कहाँ तक गया, है ना, और उसी पर्टिकुलर टाइम पे, है ना, टाइमर वगैरह सारा सेट होता है, पूरा प्रोसेस हम देखते रहते हैं और उस पर्टिकुलर टाइम पे हम O2 वहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो अगर मान लो कि हम CH4 से सपोज वी वांट टू, है ना, देख लो अब यहाँ पर आपके सामने है ना, सपोज वी वांट मेक CH4 से हम CH3Cl बनाना चाहते हैं, Cl2HNO कराना चाहते हैं, हम सिर्फ CH3Cl तक रुकना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, क्या बताया बेटे आपको मैंने अभी, कि मान लो हम यहाँ तक जाना चाहते हैं, यहाँ तक रुकना चाहते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो आप क्या करोगे बेटा कि आप एनालाइज करते रहोगे, जैसे ही ये बना, जस्ट ये बना, तुरंत आप O2 इंसर्ट करोगे, O2 जाके बेटा यहाँ पर कुछ इस तरह का लिंकेज बना लेगा, फिर रेडिकल बनाएगा, फिर जब हम इसका Cl2 कराएंगे तो Cl ब्रेक होकर ऐसे फिर रेडिकली और ये यहाँ पर जाके अटैक कर जाएगा, कुछ ये कंपाउंड बनाएगा। नाउ दिस कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड, ये इजीली, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा डिफरेंट होता है अदर फ्री रेडिकल से, सो दिस कैन बी सेपरेटेड। तो नाउ दिस कैन बी सेपरेटेड इन अनदर कंटेनर, इसको दूसरे कंटेनर में सेपरेट कर लेंगे, राइट, और उसके बाद हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर जो O था O ये O2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और आपको CH3Cl मिल जाएगा। समझ रहे बेटे? तो ऐसा हम कर सकते हैं, बट नॉर्मली अगर हम देखें तो रिएक्शन कैसा होता है बेटा? नॉन स्टॉपेबल होता है। अगर हमें उसे एक पर्टिकुलर स्टेप पे रुकना है तो हमें इनहिबिटर यूज करना होगा, एंड दैट इनहिबिटर हियर इज O2, जो कि एक पर्टिकुलर स्टेप में जाके रोक देगा, जिस स्टेप में भी आपको रोकना चाहते हो। लाइक यहाँ तक जाना चाहते थे तो आपने यहाँ पर तुरंत उसी पर्टिकुलर टाइम पे O2 डाला,
अभी थोड़ा ये बात कहने में थोड़ा आसान है बेटे, बट प्रैक्टिकली ये काम करना उतना आसान नहीं है। आपको उसी जिस मोमेंट पे बनेगा उस मोमेंट पे आपको ये इसको यहाँ पर ऐड करना होता है। तो बहुत केयरफुल रहना होता है, बहुत स्ट्रिक्टली वॉच करना होता है विथ इक्विपमेंट्स वगैरह को, पूरा रीडिंग वगैरह चेक करके एकदम, है ना, बहुत तगड़े से काम करना होता है। अब मान लो सपोज आप यहाँ पर ये बनाना चाहते थे ये, तो आपको क्या करना होगा, जैसे ही ये रेडिकल बनेगा बेटे तुरंत O2 इंसर्ट करना होगा। तो जैसे O2 इंसर्ट करोगे बेटे तो यहाँ पर क्या होगा, CH2Cl है ना, OO है ना, देखो ये यहाँ पर है, ये है आपका, तो CH2Cl OO रेडिकल बना देगा, ये रेडिकल बना देगा, राइट। और फिर से यहाँ पर क्या होगा बेटा, CH2Cl ऐसे रहेगा, OOCl बन जाएगा, सेपरेट कर लोगे अनदर कंटेनर में, उसके बाद इसको हीट करोगे तो यहाँ से O2 निकल जाएगा और आपका फिर क्या हो जाएगा, CH2Cl2 बन जाएगा। देखिए ये CH2Cl2, ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हो। आई थिंक आप बात समझ गए हो कि इनहिबिटर का क्या रोल है बेसिकली बेटे, है ना। यहाँ तक आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए आप थोड़ा सा पानी पीते हैं। तो आपने बेटा इनहिबिटर का भी रोल देखा कि किस तरह से हम रिएक्शन को एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाके रोक सकते हैं। अच्छा, अब टाइम आ गया कि हम फोटो हाइलोजिनेशन को और बहुत डिटेल में तगड़े तरीके से समझें बेटे, गर्दा तरीके से। तो उसके बाद में मीथेन की बात हो रही थी, है ना। यहाँ पर हम लोगों ने बात किया क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का यूज़ किया, या फिर हमने यहाँ पर बात किया हाइलोजिनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और इनहिबिटर अगर हमें यूज़ करना था तो हम O2 इनहिबिटर हम किसी भी प्रोसेस में कहीं पर भी फ्री रेडिकल में यूज़ करके हम उस रिएक्शन को वहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं। फोटो हाइलोजिनेशन को चलिए और डिटेल में समझते हैं बेटे। तो ये आपका फोटो हाइलोजिनेशन, इसका मीनिंग तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। अब फोटो हाइलोजिनेशन की बेटा अगर हम बात करें, अगर तो जितने भी अल्केन्स होते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन में, ऑल अल्केन गिव्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो सबके सब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो एक्चुअली में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो हुआ। कैसे बेटे, देखो यहाँ से एक H निकला, HX बनाया, और एक Cl इंसर्ट हो गया, X इंसर्ट हो गया। तो देखो ये X क्या कर रहा है, एक H को रिप्लेस कर दे रहा है, देखो ना। तो यहाँ पर CH4 से CH3 और X आ गया, देखो CH3X हो गया, और ये H इस X के साथ चला जा रहा है। सो दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर जस्ट क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम चाहे तो आपको डायग्राम बना के समझा सकते हैं, जरा और अच्छे से डिटेल में समझा सकते हैं। मान लो कि ये CH3 है बेटे और यहाँ पर ये H लगा हुआ है, अभी आपके पास XX है, ठीक है। और जरा देखिएगा अब क्या होगा बेटा, ये देखिए इन दोनों को ये कुछ इस तरह से नहीं हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। देखो तो CH3 था और जहाँ पर H था वहाँ पर अब X आ जाएगा, वहाँ पर X आ जाएगा, और ये H जो है इस X के पास है तो HX बन जाएगा। तो बेटा बताओ ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके बेटे, चलिए अब होता क्या है कि जब आपने इसको रिएक्शन कराया तो CH3X बनाया इसने और HX बनाया, राइट। जनरली क्या होता है बेटा, जो CX बॉन्ड होता है स्टेबल बॉन्ड होता है। जनरली मैंने बोला हमेशा ऐसा नहीं होगा, हम आपको डिटेल में समझाएंगे। CH बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, तो ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा और स्टेबल बॉन्ड बनता है। चूंकि स्टेबल बॉन्ड बनेगा इसलिए लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जब आप जाते हो तो हमेशा क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, मैं बोल दे रहा हूँ, ये मैंने एक जनरल बात करी है। कुछ केसेस में ये एंडोथर्मिक भी होगा। जब हम आयोडिनेशन वगैरह की बात करेंगे तो देखेंगे कि ये एंडोथर्मिक भी होगा। ये हम एक एक करके चुन चुन के आपको डिटेल बताएंगे। अब अभी मैंने एक जस्ट जनरल बात की बेटे, जस्ट हमने जनरल बात की कि सपोज अगर CX बॉन्ड, सपोज हमने सपोज के बोल दिया, सपोज अगर CX बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन CH, देन लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल जा रहे हो, एनर्जी विल बी रिलीज एंड द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। सॉरी क्या होगा, एक्सोथर्मिक। चलिए अब अगर रेट की बात करें, रेट ऑफ हाइलोजिनेशन की बात करें बेटे, ये मैंने आपको इसके पहले ही भी जस्ट बताया अभी कि जैसे फ्लोरिनेशन कराएंगे, क्लोरिनेशन कराएंगे, ब्रोमिनेशन कराएंगे, आयोडिनेशन कराएंगे। फ्लोरिनेशन इज वेरी 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 फास्ट रिएक्शन बेटे। ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। मतलब आपने अगर CH4 के साथ इसका फ्लोरिनेशन करा दिया तो इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है बेटे कि इस कार्बन को, ये कार्बन के हेयर्स देख रहे हो ना आप, ये हेयर्स हैं कार्बन के, ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, है ना, इनको टकला कर देता है पूरा, एकदम इन हेयर्स को रिमूव कर देता है, पूरा गंजा कर देता है एकदम, ठीक है ना। तो ये कार्बन इस तरह से अलग हो जाता है, इतना ज़्यादा फास्ट होता है। तो हमें बनाना कुछ और था, होता कुछ और क्या नहीं, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। सो फ्लोरिनेशन जो है बेटा, फ्लोरिनेशन में एक्चुअली हम ये बनाना चाहें कि भाई CH3F बना लें ना, पॉसिबल बेटे, ये सिर्फ कार्बन को अलग कर देगा। अभी दिखाएंगे डिटेल मैकेनिज्म आपको बताएंगे, ठीक है। क्लोरिनेशन क्लोरिनेशन हम करा सकते हैं, कराएंगे, देखेंगे। आयोडिनेशन जो होता है इट्स वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। जैसे इस रिएक्शन में अगर हम आयोडिनेशन कराएं तो बेटा ये आयोडिनेशन करा रहे हैं तो दिख रहा है आपको फॉरवर्ड, बट फॉरवर्ड नहीं है, मैक्सिमम इसका पार्ट जो है किधर, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। मतलब हम बनाना चाहते थे CH3I, बन रहा है CH4 के मॉलिक्यूल्स लिए थे, थोड़ा सा कन्वर्ट हो CH3I में, वापस CH4 में कन्वर्ट हो गया। मतलब हमने क्या किया, हम इसको यहाँ ले जाना चाहते हैं, ये गया तो बट फट खटाक से फिर से यहीं आ गया।
तो क्या मतलब बनता है, हमारा करने का मतलब बनाना हमें कुछ ये था और ये वापस वही रिएक्टेंट में आ जा रहा है। क्योंकि इसका रीजन क्या कि जो HI होता है बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, इसको हम लोग यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। HI रेड फास्फोरस का मैंने बहुत डिटेल ऑर्गेनिक रिएजेंट एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसका लेक्चर डाल रखा है। इसके सारे फंक्शन, जितने फंक्शन हो सकते हैं, सब बहुत डिटेल प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ बता रखा हूँ मैं। तो इतना ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा कि क्या करता है, देखो जैसे इस रिएक्शन को अगर हम ऐसे लिखें तो देखो ये क्या लिखा है, CH4 + I2 और HNO किया तो यहाँ पर बनाया इसने CH3I और प्लस HI। अभी इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा, इतना ज़्यादा कि CH3I को हाइलाइट को अल्केन में कन्वर्ट कर देता है, देखो ना। और चूंकि रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन इटसेल्फ क्या होगा, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ जो होगा इसका, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है तो इटसेल्फ इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर -1 है, -1 से 0 में जा रहा है तो इसका खुद का तो ऑक्सीडेशन हो जाता है और दूसरे को रिड्यूस कर जाता है। तो समझ रहे बेटा, इसलिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, खटाक से CH3I को CH4 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये फॉरवर्ड ना जाके रिएक्शन की तरह जाने लगती है बैकवर्ड। सो ये दिस विल बी रिवर्सिबल रिएक्शन। सो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इट रिड्यूसेस CH3I वेरी फास्ट एंड कन्वर्ट्स टू अगेन CH4। सो फॉरवर्ड रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड यील्ड इज वेरी लेस। बना भी तो इतू सा बना, अगर इतना सा CH4 आपने लिया था तो ये बना भी तो कितना इतू सा बना। तो क्या मतलब बनता है, कुछ नहीं मतलब बनता है। सो नो आयोडीनेशन, तो भैया फ्लोरिनेशन का काम खत्म, आयोडीनेशन तो यहाँ पर ये दोनों बचते हैं। सो ओनली क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन में हमें पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वो पर्टिकुलर यील्ड पे हमें वो मिलता है। और हम यहाँ पर जो डिजायर्ड हमें जो चाहिए होता है, एक्चुअली में हेलोजिनेशन से जो प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है वो हमें इन दोनों से मिलता है। इसका भी काम खत्म। इसका समझाएंगे आपको चारों, बात को समझो पहले तगड़े से, फीलिंग लाओ थोड़ी सी। अब जैसे कि आप देखो, फ्लोरिनेशन इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, चलिए आयोडीनेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस। अब इतना है जो एक्सोथर्मिक है कि मान लो आपने 2 कार्बन का, आपने सपोज CH3 लिया। अब देखना जरा सा, ये इसमें ये हाइड्रोजन लगे हैं, क्या करेगा फ्लोरिनेशन पता है, जितने भी हाइड्रोजन लगे हैं, है ना, बता रहे हैं कि कार्बन को टकला यहाँ से मारेगा, यहाँ से जितने बॉन्ड है सबको तोड़ डालेगी, इवन ये वाला बॉन्ड भी तोड़ देगा। लो 2 कार्बन बन गए। इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है कि इतना एनर्जी निकलता है कि सारे बॉन्ड को तोड़ ताड़ के अलग कर देता है ये। सो फ्लोरिनेशन हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो मतलब समझ रहे हो, तो चाहिए डिजायर्ड वो नहीं बन पाएगा। आयोडीनेशन इज वेरी स्लो, अभी इतना स्लो कि भैया ये CH4 है, आप इसने CH3I में कन्वर्ट तो किया इतना सा, लेकिन खटाक से फिर CH4 में चला गया। प्रोसेस इसका रिवर्सिबल होता है। एक रीजन इज कि HI जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बैकवर्ड शिफ्ट कर जाता है। सो आयोडीनेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस और बहुत ही स्लो होता है। देयरफॉर क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन इज कंसिडर्ड इन हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ऑलवेज चेन रिएक्शन, आपको पता है बेटे 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट फ्री रेडिकल जो कि रिएक्शन को इनिशिएट करता है, रिएक्शन को आगे बढ़ाता है, प्रोपोगेट करता है, प्रोपोगेशन में यूज होता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स विद अनदर फ्री रेडिकल्स, जैसे यहाँ बना फिर वो फ्री रेडिकल जाएगा सबसे के साथ रिएक्ट करेगा और दूसरे फ्री रेडिकल्स बनाता है और रिएक्शन आगे बढ़ती है। प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन में रिएक्शन को स्टॉप करना होता है। ये 3 स्टेप्स हैं, यू नो बेटर। चलिए अब फोटो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन अब शुरू करते हैं। तो फोटो हैलोजिनेशन का हमने एक बेटा आइडिया ले लिया कि भैया फ्लोरिनेशन में क्या हो सकता है, क्लोरिनेशन में क्या हो सकता है, ब्रोमिनेशन में क्या हो सकता है, आयोडीनेशन में क्या हो सकता है। अब एक एक करके हम लोग अल्केन का सब चारों चीज़ें करा के देखते हैं। तो फोटो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन की बात करें अगर हम बेटे, तो देखो यहाँ पर क्या है, फोटो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन मतलब रिएक्शन ऑफ हैलोजन विथ अल्केन in presence of sunlight, it's called photohalogenation. So अब देखो इसमें क्या होता है, this involves generation of free radical on photohalogenation, right? जैसे कि आपने RH लिया तो चूंकि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है दैट विल बी फ्री रेडिकल। तो अभी क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये X है, देखो ये इसको हटाएगा और यहाँ पे ऐड हो गया और ये दूसरा X जो है इस H को ले जाएगा, ये H बना दिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका इनिशियल स्टेप क्या होता है, जो पहला है ये X2 सनलाइट के प्रेजेंस में, जरा देखिएगा तो गौर फरमाइएगा बेटा। अब इस मैकेनिज्म को समझिए तगड़े से, हालांकि आप आइडिया आपको पूरा हो चुका है। एकदम जनरल बात करें, अभी ना हम फ्लोरिनेशन की बात करें, ना हम क्लोरिनेशन की बात करें, ना हम आयोडीनेशन की बात कर रहे हैं, ना हम ब्रोमिनेशन। तो हम अभी जस्ट जनरल हैलोजन को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये X2 जो था बेटे, X2 था, सबसे पहले इनिशिएशन होगा। क्या होगा, इनिशिएशन होगा, फर्स्ट फ्री रेडिकल विल जनरेट। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर बहुत सारे लोन पेयर है बेटा, बहुत सारे लोन पेयर है, तो वैसे वीक बॉन्ड हो गया रिपल्सन की वजह से। जैसे सनलाइट दोगे उसको खटाक से टूट जाएगा और ये फ्री रेडिकल बना देगा। देखो कैसे, ये देखो ये ऐसे टूटा, ये टूटा, तो देखो इसको दिखा रहे हैं सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, और भी बहुत सारे 6 हैं, बट हम फ्री रेडिकल जो अनपेयर्ड है उसको दिखा रहे हैं यहाँ पे। इनिशिएशन चूंकि इसको तोड़ना पड़ रहा है, एनर्जी देना पड़ रहा है बेटा, सनलाइट से एनर्जी ले रहा है तब टूट रहा है, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो जो इनिशिएशन का प्रोसेस यहाँ पर होगा दैट विल बी एंडोथर्मिक प्रोसेस, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ओके आगे बात करें अगर हम, अब बात करते हैं बेटा हम प्रोपोगेशन। तो यहाँ से अब आपका शुरू होगा क्या, प्रोपोगेशन स्टेप, दिस विल बी प्रोपोगेशन स्टेप। चाहो तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, दिस विल बी प्रोपोगेशन,
एंड दिस विल बी टर्मिनेशन। अब समझिएगा बात को, ठीक है बेटे। देखो क्या है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स फ्री रेडिकल बेटा आपने बना लिया था जस्ट अभी, देखो आपने जो है यहाँ पर एक्स फ्री रेडिकल बना लिया था, देखिए ये बन गया था। अब इसी का यूज, अब प्रोपोगेशन में क्या था, ये फ्री रेडिकल ही जाके सबसे के साथ रिएक्ट करता है, अनदर फ्री रेडिकल बनाता है और रिएक्शन को आगे बढ़ाता है, प्रोसीड कराता है, दैट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन स्टेप। तो अब देखो इसमें क्या होगा ये गया, देखो आर एस था आपके पास सबस्टेट, अब यहाँ पर गया, तो देखो यहाँ रीड करिए, अब इसको ये अप्रोच करेगा ऐसे करके, देखो इसका ट्रांजिशन स्टेट भी आया, देखो तो एक्स देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर बेटे क्या होता जा रहा है, जरा देखो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर बी एम हो रहा है, बॉन्ड मेकिंग हो रहा है, और ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग होता जा रहा है। और उसके बाद जैसे ये बॉन्ड साइमल्टेनियस नहीं, मतलब जस्ट ये क्या हो रहा है बेटा, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, टूटता जाएगा और टूटेगा और ये बनेगा, तो टूटेगा ये बनेगा, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये एच एक्स बन जाएगा, और एच एक्स बनने के जस्ट बाद फिर बेटा ये आर रेडिकल बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा, है ना। तो साइमल्टेनियसली जस्ट ये पहले एच एक्स बना लेगा और यहाँ से इस आर को अलग कर देगा, तो ये बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, ओके। आर फ्री रेडिकल बन गया। तो देखो कहा था ना कि प्रोपोगेशन में क्या होता है कि जो इनिशिएशन में फ्री रेडिकल जनरेट होता है वो अनदर फ्री रेडिकल को जनरेट करता है, तो आर ये आ गया। अब देखो यहाँ पर बेटा एक एच एक्स बॉन्ड है, ये एच एक्स बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, और यहाँ पर एक एच आर बॉन्ड है, यानी सी एच बॉन्ड है, आर का मतलब कार्बन कंटेनिंग हुआ, सी एच, तो ये सी एच बॉन्ड है बेटे और एच एक्स बॉन्ड है। अब ये डिपेंड करेगा कि ये जो बॉन्ड है ये ज़्यादा स्टेबल है या ये बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है, उस पर डिपेंड करेगा कि प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, या इसके बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करेगा। अगर ये इसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, ये मोर स्टेबल है, तो प्रोसेस है ना, तो चाहें अगर हम तो यहाँ पर लिख दें इफ़ एच एक्स बॉन्ड मोर स्टेबल, बॉन्ड मोर स्टेबल, अगर एच एक्स बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है बेटे तो उस केस में ये क्या होगा, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाएगा बेटे, तो ये क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, प्रोसेस एक जो होगा। और दूसरा इफ एच एक्स बॉन्ड लेस स्टेबल बेटे, अगर ये लेस स्टेबल है ना, तो ये मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जाओगे, तो इसको एनर्जी चाहिए, क्योंकि मोर स्टेबल था तो तोड़ोगे तभी तो स्टेबल में जाएगा वो, सो दैट प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। इसलिए मैंने यहाँ पर एक जनरल बात लिखी है कि मे बी एक्सो और एंडो डिपेंड्स ऑन बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एक्स, एच एक्स के बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करेगा कि वो आर एच के साथ सी एच के साथ किस तरह से उसका बॉन्ड एनर्जी है ना। तो जब एक एक करके चुन चुन के हम बात करेंगे तो हम आपको वहाँ पर समझाते जाएंगे और कंपेरिजन भी करते चले जाएंगे। अच्छा, जैसे आर रेडिकल बना, अभी आर रेडिकल बेटा फिर से क्या करेगा, हाइड्रोजन के पास जाएगा, हालांकि ये तरीका मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो जैसे रेडिकल बनता है तो ना Cl2 के साथ, तो यहाँ पे X2 के साथ ये रिएक्ट करेगा बेटे, तो X2 के साथ रिएक्ट करेगा, राइट बेटे। अब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो देखो क्या होगा, ये यहाँ तुरंत RX बना देगा और ये रेडिकल जनरेट हो जाएगा, और रेडिकल जनरेट हो जाएगा तो फिर से रिसाइकिल, मतलब यहाँ से जाने लगेगा, फिर यहाँ यूज होगा, फिर ये रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, फिर यहाँ तक जाओगे, फिर R रेडिकल बनेगा, फिर ये X2 के साथ जो अनरिएक्टिव, X2 जो टूटा था 2x में टूटा था बेटे, तो ऐसा तो नहीं पूरा टूट गया है ना, X2 बचा भी होगा, वो X2 जो बचा हुआ अनरिएक्टिव X2 यहाँ पर आता है, उसके बाद फिर से यहाँ, मतलब देखो यहाँ पर क्या है ना बेटे, समझो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सनलाइट के प्रेजेंस में बेटे ये तो फ्री रेडिकल एक्स बना ही रहा है, लेकिन जब प्रोपोगेशन हो रहा है तो वहाँ पर भी फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, जो भी इसका अनरिएक्टिव पार्ट था वो X2 है ना, वहाँ से भी एक्स रेडिकल बना रहा है, और जो कि कितनी अच्छी चीज़ है कि देखो यहाँ से एक्स बेटा इसके साथ एच एक्स बना लिया, आर रेडिकल जनरेट कर लिया, फिर आर रेडिकल अनरिएक्टेड X2 के साथ रिएक्ट करके आर एक्स बनाया, बनाना था आर एक्स बन गया देखो, और ये जो एक्स बना फिर यहाँ से गया है इधर, और फिर इस तरह से बना, ऐसे गए, फिर ऐसे यहाँ पहुँचे, फिर ऐसे गए, फिर यहाँ से ऐसे यहाँ पहुँचे, है ना, फिर यहाँ से ऐसे गए, और ऐसे करके प्रोपोगेशन होता रहेगा बेटे। चलिए बात समझ में आती है, बहुत अच्छी बात, मैकेनिज्म समझ आ रहा है ना बेटे अच्छे से एकदम। सो अब क्या है कि ये जो है ना बेटे बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं यहाँ पर, इनके बहुत कम अमाउंट जो है बचे हुए होते हैं, रिएक्शन को प्रोवाइड करके आगे लेके चला जाता है, ढेर सारा अमाउंट बना देता है ना। सो वेरी लेस रेयर पॉसिबिलिटी व्हेन फ्री रेडिकल कंबाइन, क्योंकि बहुत कम बचे होते हैं, बिकॉज पॉपुलेशन ऑफ एक्स रेडिकल्स आर वेरी लेस इन एनी रिएक्शन, इनका पॉपुलेशन बहुत कम होता है, तुरंत बनते हैं और यूज होते चले जाते हैं। बट चूंकि टर्मिनेशन की बात हो रही है तो जो भी बचा होगा वो आपस में कंबाइन होकर X2 बना लेगा फाइनली, और R और X के बीच में RX बन जाएगा, R जो रेडिकल जो भी रेडिकल बने बचे होंगे वो सब आपस में इस तरह से कंबाइन हो जाएंगे और रिएक्शन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। बट यहाँ पे टर्मिनेशन का बहुत ज़्यादा मीनिंग है नहीं बेटे, क्यों नहीं मीनिंग है, क्योंकि रेडिकल्स जनरली बहुत कम बचे होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं प्रोपेट करके जो डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना होता है वो बना लेते हैं, बट फिर भी रिएक्शन को स्टॉप तो होना ही है, तो बेटा ये जो भी ट्रेसेस बचे होंगे वापस भी रिएक्ट करके ऐसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखा है क्या कि टर्मिनेशन स्टेप जो है हैज़ नो मीनिंग बिकॉज पॉपुलेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स लाइक दिस आर वेरी लेस, बहुत कम बचा हुआ होता है। ओके, अब देखो क्या है अब समझो बात को, नोट स्टेप सेकेंड स्टेप जो आपका था, कौन सा स्टेप सेकेंड था, गौर फरमाए जनाब, ये स्टेप आपका सेकंड था, यही वाला, ये बोला था कि मे बी एक्सो मे बी एंडो, वही बात जो मैंने बोली तो वही चीज़ मैं एक बार फिर से बोलना चाह रहा हूँ। देखिए एक्स था बेटा, यहाँ से इसने लिया, इसने एच एक्स बना लिया,
और R रेडिकल बना दिया। ट्रांजिशन स्टेट ये आपके सामने है। हियर HX बॉन्ड एनर्जी है ना, फॉर डिफरेंट हेलोजेंस लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आर डिफरेंट, मतलब डिफरेंट, जैसे X यहाँ पे Cl भी हो सकता था, यहाँ Br भी हो सकता था, यहाँ पे I भी हो सकता था, यहाँ पे HF भी हो सकता था। तो जैसे HF हो सकता है, ये HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। सो हियर HX बॉन्ड एनर्जी फॉर डिफरेंट हेलोजेंस आर डिफरेंट, इनका बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होता है। और जो HR होगा बेटा वो तो वही रहेगा, बट अगर आप हाइड्रोजन चेंज, लाइक यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCl बन जाएगा, बट यहाँ पर तो HR ही रहेगा। यहाँ पे फ्लोरीन है तो ये HF बन जाएगा, यहाँ तो HR ही रहेगा। अगर आयोडीन है तो यहाँ पर HI बन जाएगा, बट यहाँ पर तो HR ही रहेगा। सो HR बॉन्ड एनर्जी, HR वही रहेगा, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी वेरी नहीं करेगा, इसका बॉन्ड एनर्जी जो है वही ये रहेगा, बट हाइड्रोजन अलग होते जाएंगे तो इसका बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होता चला जाएगा। सो समटाइम्स RDS, यही RDS है आपका, दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समटाइम्स दिस RDS इज एंडोथर्मिक, समटाइम्स दिस इज एक्सोथर्मिक। ये रीजन मैंने आपको बताया है कि अगर मोर स्टेबल बॉन्ड बन रहा है तो एक्सो हो जाएगा, अगर लेस स्टेबल बॉन्ड बन जा रहा है इसके रिस्पेक्ट में तो ये एंडो हो जाएगा, है ना। सो दैट डिपेंड्स ऑन HX बॉन्ड, मैंने लिख दिया दैट डिपेंड्स ऑन HX बॉन्ड। ओके, तो आप समझो बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, आप जो मतलब मज़ेदार तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं बेटे। तो अब अगर देखें यहाँ पर, सो टू अंडरस्टैंड दिस, अब इसको अंडरस्टैंड करना है कि भैया कब एंडो होगा, कब एक्सो होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हमें सारे केसेस समझने होंगे एक एक करके चुन के। सो टू अंडरस्टैंड दिस वी विल सी स्टेप बाय स्टेप ऑल केसेस, सारे केसेस हमें समझने होंगे, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन, ये सब कुछ हमें बहुत डिटेल में समझना होगा। देन वी कैन अंडरस्टैंड कि भैया कब एक्सो होना था, कब एंडो होना था, बॉन्ड एनर्जी का डेटा क्या होगा, वो सारी चीज़ें समझने के बाद फिर हम तो सबसे पहले हम फ्लोरिनेशन कराएंगे, है ना, आयोडिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, ये सब करा के देखेंगे और फिर हम पूरा एकदम डिटेल में चीज़ों को समझ पाएंगे किस तरह से होता है। तो करो फोटो हाइलोजिनेशन, जिस लोग समझते हैं अरे बस फोटो हाइलोजिनेशन ये हुआ वो हुआ वो खत्म, देखो मैं कितना डिटेल में आपके सामने रख रहा हूँ कि फ्लोरिनेशन में क्या हो सकता है, क्लोरिनेशन में क्या हो सकता है, ब्रोमिनेशन में क्या हो सकता है, आयोडिनेशन में क्या हो सकता है, कब एक्सो हो सकता है, कब एंडो हो सकता है। बेटा ये सारी चीज़ें तो फिर लानी पड़ेंगी ना, तभी तो चीज़ों को आप बहुत मज़े से और ज़बरदस्त तरीके से बेटा समझ पाओगे और कर पाओगे, और आप इस चीज़ का बहुत मतलब इंजॉय कर पाओगे सब्जेक्ट में। तो इस तरह से आगे बात करते हैं बेटे एक एक करके। तो उन सब के लिए बेटा हमें जो है ना, ये जो HX बॉन्ड एनर्जी है, और जैसे यहाँ पर HR था ना बेटे, HR का मतलब बेटा HC होता है, तो जो HC है और HX है मतलब क्या क्या, HC हो सकता है, HX में क्या हो सकता है, HCl बॉन्ड हो सकता है, HI बॉन्ड हो सकता है, HF बॉन्ड हो सकता है, और कुछ बचा क्या, HBr बॉन्ड हो सकता है। अब इन सब में इनका क्या बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है, कैसे है, क्या है ना, अगर हम वो पता चल जाए बेटे, वो सीक्वेंस पता चल जाए, देन वी कैन कंपेयर कि भैया ये CH के साथ ये जो आपका HX बॉन्ड है लाइक HCl या HBr, ये मोर स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है या ये स्टेबल है, तो इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि जो सेकेंड स्टेप है वो एक्सो होगा या फिर एंडो होगा, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं और डिटेल में समझते हैं। ओके बेटा, चलिए बेटा अब सबसे पहले हम लोग बॉन्ड एनर्जी की बात कर लेते हैं, सो दैट की चीज़ों को और अच्छे समझ पाएँ। तो आप देखिए यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी ऑफ HX मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या है देखिए, वेरी फर्स्ट विल डिस्कस बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसके बाद फिर आगे की सारी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। सो HF है, HCl है, RH है, RH मीन्स R का मतलब कार्बन कंटेनिंग है बेटे अल्काइल कोई, तो CH हो जाएगा, ये HBr है, HI है। अगर आप देखिए बेटा HF में ये 1s2p ओवरलैपिंग है, इसमें 1s3p ओवरलैपिंग है, HBr में 1s4p है, HI में 1s5p है। और आपको पता है कि साइज जितना कंपेरेबल होता है एक दूसरे के आसपास होता है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग उतनी ही अच्छी होती है। जैसे 1s2p में अच्छी ओवरलैपिंग होगी, 1s3p में और कब खराब होगी, 1s4p में और खराब ओवरलैपिंग होगी, और ये लीस्ट इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि ये कुछ इस तरह का बन जाएगा कि ये इसके साथ ओवरलैप करना चाहे, कोई मेल नहीं बनेगा बेटे, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बेटा HF का होगा, आप देख सकते हो, बहुत अच्छी बॉन्ड एनर्जी होगी, बहुत ही अच्छी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। उससे कम HCl का होगा, ये बेटा डेटा वाइज है, इसको हमने ये बीच में रहेगा आपके नॉर्मल केस, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, CH बॉन्ड। इसके बाद जस्ट आपका HBr आ जाएगा, आप साफ साफ ओवरलैपिंग से देख सकते हो। इसके बाद लीस्ट इफेक्टिव ओवरलैपिंग, सबसे वीक बॉन्ड आपका HI बॉन्ड होगा, वेरी 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 वीक बॉन्ड बिकॉज ऑफ 1s5p ओवरलैपिंग, लीस्ट इफेक्टिव ओवरलैपिंग। ओके, नाउ अब जैसे आगे बात करें बेटे हम लोग, तो अब हम बात कर सकते हैं फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन। देखो क्या है फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन, समझते हैं बेटे इस बात को, देखिएगा ध्यान से। दिस फ्लोरिनेशन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड अनकंट्रोलेबल रिएक्शन। जैसे मैंने कहा था ना बेटे कि जब पहले भी थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया था कि जब आप फ्लोरिनेशन की बात करते हो तो जितने भी कार्बन होते हैं अल्केन में उसको टकला कर देता है, पूरा का पूरा कार्बन में कन्वर्ट कर देता है। देखिए तो यहाँ पे 2 कार्बन थे, दोनों कार्बन को एकदम अलग कर दिया, ठीक है। और देखो 6 हाइड्रोजन यहाँ पर, 6 फ्लोरीन यहाँ पर, 6 HF निकल, मतलब एक्सपेक्टेड क्या था कि भैया CH3 CH2F बना दे और प्लस HF बना दे, बट ये बन ही नहीं पाया बेटे। क्या हुआ कि भैया कार्बन को ही एकदम निकाल के बाहर कर दिया, समझ रहे हो ना, मतलब ये कुछ इस तरह से इसके हेयर्स थे और उसको पूरा का पूरा
टकला कर दिया, इवन कि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड भी तोड़ के 2C बना दिया। देखिए आप समझ रहे हैं बेटे, कुछ इस तरह से। एंड दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक अनकंट्रोलेबल, मतलब एक बार रिएक्शन स्टार्ट हुई तो सीधे कार्बन को साफ करके ही मानेगा, एकदम पूरी साफ सफाई कर देगा ये। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, इनिशिएशन स्टेप होगा। और आपको पता है बेटा सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे लोन पेयर लोन रिपल्शन है, थोड़ा सा बॉन्ड वीक होगा और यहाँ पर फ्री रेडिकली मैकेनिज्म के थ्रू टूट जाएगा, टूट गया फ्लोरीन रेडिकल। अब जैसे पता है आपको फ्री रेडिकल बनता है बेटा, तो सबसे के पास जाता है और न्यू रेडिकल्स को जनरेशन करता है और रिएक्शन प्रोपोगेट होती है। देखिएगा समझिएगा बात को। तो अब यहाँ पर CH3 है बेटे, देखो ये CH3 है, इसको आप HCH2 ऐसे लिख सकते हो। देखो यहाँ से इसी गया अटैक किया टोरा और यहाँ पर HF बना दिया और देखो CH3CH2 फ्री रेडिकल बन गया। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, HF बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मच मोर बॉन्ड एनर्जी, इसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी है, मतलब ये स्टेबल बॉन्ड है, काफी स्टेबल कंपाउंड मिला विथ रिस्पेक्ट टू क्या CH बॉन्ड। आप चाहो तो देखो, तो बेटा ये आपका CH है और ये आपका HF है, दिस इज मोस्ट स्टेबल बॉन्ड एंड दिस इज वेरी लेस, इसके रिस्पेक्ट में काफ़ी लेस स्टेबल है बेटे। तो जब आप कभी भी आप लेस स्टेबल से बेटे मोस्ट स्टेबल जाते हो तो हाई एनर्जी इज रिलीज और प्रोसेस कैसा होता है एक्सोथर्मिक और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी ये। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर देखो HF बॉन्ड है, काफ़ी स्टेबल कंपाउंड बना और यहाँ से वीक बॉन्ड टूटा, स्टेबल बॉन्ड बना, तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगी। अब लेस से मोस्ट हाईली मच मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ओके, दिस विल बी हाईली एक्सोथर्मिक बिकॉज ऑफ दिस। ओके, ये बात समझ गए आप। तो देखो होगा क्या, सो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मच मोर एनर्जी इज रिवॉल्व्ड, और जो भी एनर्जी रिलीज हुआ है ये फिर से क्या करेगा बेटे, F2 के पास में जाएगा और उसको क्या करेगा फिर से बेटे, उसको F फ्री रेडिकल में फिर से डिकम्पोज करा देगा, मतलब और जनरेट होने लगेंगे फ्री रेडिकल। तो क्या करेगा, जितने CH और CC बॉन्ड सबको धीरे धीरे तोड़ता जाएगा, इतनी एनर्जी मिलती जाएगी, इतनी एनर्जी मिले कि जहां जहां बॉन्ड नजर आएंगे वो सारे बॉन्ड टूटते चले जाएंगे और फाइनली आपको कार्बन है ना, गोल गोल कार्बन है ना, चांद जैसा कार्बन आपको नजर आएगा, है ना, चांद जैसा कार्बन आपको नजर आएगा। तो देखो क्या हुआ है इसमें, CH3CH2 तो आपने यहाँ तक बना लिया था, देखो अब यहाँ पर CH3CH2 ये आपने रेडिकल बना ही लिया था बेटे। अब जरा आगे देखिए, गौर फरमाइएगा, ये बना। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो HCH2 था ये और CH2H ऐसे लिख सकते हो, ये देखिए ऐसे। अब ये क्या करेगा, फ्लोरीन जाएगा यहाँ पे अटैक मारेगा, देखिए यहाँ पर अटैक मारेगा और देखो जैसे अटैक मारेगा तो अब ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। जैसे ये फ्री रेडिकल बना, अब देखो फिर से यहाँ पर समझना बेटे बात को, फिर से HF बना, अरे भाई साहब, तो वीक बॉन्ड टूटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, फिर से हाईली एक्सोथर्मिक और एनर्जी रिलीज हुई। अब जरा देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, CH2CH2 हो गया बेटे। तो देखो CH2CH2, अब CH2CH2 को आप H ऐसे, मतलब हमने यहाँ पर देखो दिखाया है। अब ये फिर से H जाएगा यहाँ पर, F जाएगा यहाँ पर, इसको तोड़ेगा यहाँ से, है ना, और HF ले जाएगा और देखो यहाँ पर CH2 और CH बचेगा, H निकल गया HF के फॉर्म में बेटे, देखो तो CH2CH बचा, यानी कि फिर से HF बना, CH टूटा, हाईली स्टेबल बॉन्ड बना, और भी एनर्जी रिलीज होगी, हाईली एक्सोथर्मिक, तो रिएक्शन ऐसे प्रोसीड करता चला जाएगा बेटे। देखो अब उसके बाद फिर देखो क्या बेटा, आपको वहाँ पर क्या था, CH2CH बचा था। अब फिर से ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से ऐसे टूटेगा, फिर से क्या करेगा, फ्लोरीन H को ले जाएगा, ये फ्लोरीन इस H को ले जाएगा, देखो यहाँ से तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा, तो अब तो CH2C बन गया, फिर से HF बना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, वीक टूटा, हाईली एक्सोथर्मिक, फिर से एक्सोथर्मिक। और सिमिलरली बेटा फिर अब इसके जो हाइड्रोजन है उनको भी निकाल डालेगा, तो HF यहाँ से निकल गया, अब ये बना, फिर से यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से ये वाला ये बना, उसके बाद फिर इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, इतना एनर्जी कार्बन कार्बन के बीच को बॉन्ड को भी तोड़ डालेगा, है ना, और उसके बाद देखो फिर बेटा आपका 2C बन जाएगा। देखो कर दिया ना टकला, है ना, एकदम चांद जैसा साफ साफ सफेद सफेद नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम चमकता हुआ चमचमाता हुआ। So at each and every step except initiation step much more energy will be released, और वो एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने में लग जाएगी, जितने बॉन्ड हैं जहाँ जहाँ उसको मिलते जाएंगे तोड़ फोड़ के अलग करके इस तरह से कुछ कार्बन को बना देगा ये, है ना। तो देखिए कहानी क्या है, सो एट एवरी स्टेप HF इज प्रोड्यूस्ड, so there is release of much more energy and that becomes uncontrollable, इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि अनकंट्रोलेबल हो जाएगा वो। इफ यू वांट टू डू फ्लोरिनेशन, अगर हमें फ्लोरिनेशन कराना है तो बेटा इनर्ट सब्सटेंस N2 हमें ऐड करना होता है, सो दैट कि फ्लोरिनेशन को हम क्या कर सकें, कंट्रोल थोड़ा बहुत कर सकें। सो वी हैव टू यूज वेरी लार्ज अमाउंट, और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हमें N2 गैस को यूज करना होता है, एंड दैट मेक F रेडिकल लेस रिएक्टिव, जो कि F रेडिकल को लेस रिएक्टिव बनाता है। इन दैट केस रिएक्शन कैन बी पॉसिबल, रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड। बट ये जो फ्लोरिनेशन है बेटा, कंट्रोल तो हो जाएगा, बट हमें जिस यील्ड का चाहिए बेटा उस यील्ड का नहीं मिल पाएगा। सो बट फ्लोरिनेशन हैज नो सिग्निफिकेंस, है ना, और इसलिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, और इसलिए क्वेश्चंस भी जनरली डायरेक्ट इस तरह का नहीं पूछा जाएगा, कुछ बीच बीच के स्टेप्स आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको मैकेनिज्म पे बेसिक फोकस करके समझ के ध्यान रख के आपको आगे बढ़ना होगा। चलिए, फ्लोरिनेशन नहीं हो सकता था बेटा तो वो समझा दिया। आयोडीनेशन की बात करते हैं इसके बाद, क्योंकि ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इसको बस समझते हैं, और जो होगा तो फिर वो करेंगे ही करेंगे। अब बात करें बेटा हम लोग आयोडीनेशन ऑफ अल्केन की। तो आयोडीनेशन में बताते कि जो इसमें HI बनता है बेटे, जैसे इसमें HF बना था तो इसमें बेटा क्या बनेगा, HI बनेगा। अब जो HI बनता है ना बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो जो प्रोडक्ट बना है ना CH3CH2I, राइट, ये RI बना है, HI उसको क्या करेगा बेटा, फिर से
रिड्यूसिंग एजेंट है ना स्ट्रॉन्ग, उसको रिड्यूस करके वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेगा। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड तो गई, खटाक से बैकवर्ड चली जाएगी, और खटाक से बैकवर्ड चली गई बेटा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया और वापस फिर वहीं आ गया। क्या मतलब बनता है बेटा, यानी कि आयोडीनेशन का भी कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं होगा बेटे। हाँ चलिए समझते हैं इस बात को। सो iodination reaction, it has also no significance like fluorination. This reaction becomes reversible. RDS is highly endothermic. जैसे इसके पहले वाले केस में जब हमने बात किया था RH की, समझना, और प्लस बेटा यहाँ पर हमने F2 लिया था HNO के प्रेजेंस में, तो यहाँ HF बना था आपका, राइट बेटे, और प्लस आपका RF, ठीक है ना, कुछ ये ऐसे आया था, ये R रेडिकल बना था, दिखा देता हूँ आपको जस्ट मिनट। ये रेडिकल जनरेट कर दिया था उसने, ठीक है, एफ इसके साथ अटैक किया था तो एच एफ बना था, और ये रेडिकल इसने जनरेट कर दिया था यहाँ पर, समझिएगा बात को। तो जैसे आर एच लिया, इसके साथ एफ टू, तो इसने बनाया आर रेडिकल और प्लस एच एफ। इसमें क्या हुआ था बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना था, वीक बॉन्ड सी एच बॉन्ड टूटा था, तो ये एक्सोथर्मिक था। बट इस केस में क्या होगा जरा गौर फरमाइएगा जनाब, ये जो आर एच है मतलब सी एच है, यहाँ पर सी एच लिख रहा हूँ, देखिए देखो हर चीज़ बेटा ध्यान दोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखेंगी। और ये आपका एच आई है। अब एच आई और सी एच में अगर आप देखोगे तो एच आई में 1s5p ओवरलैपिंग था बेटे, ये लीस्ट इफेक्टिव ओवरलैपिंग था, लीस्ट ओवरलैपिंग था इसमें, तो मतलब ये बहुत ही वेरी 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 वीक बॉन्ड था, ये वेरी 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 वीक बॉन्ड, और ये आपका स्टेबल बॉन्ड था विथ रिस्पेक्ट टू एच आई, स्टेबल। तो बेटा आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, आप स्टेबल से अनस्टेबल जा रहे हो, पर इस बात को समझें। तो बेटा स्टेबल अपने आप तो बेटा अनस्टेबल होगा नहीं, तो इसके लिए आपको क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, हीट वगैरह रिक्वायर्ड होगा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए बेटा ये जो प्रोसेस होगा दैट विल बी एंडोथर्मिक। तो इसका जो स्टेप है आरडीएस वाला स्टेप है बेटे, दैट विल बी एंडोथर्मिक। जबकि एचएफ के केस में या एचसीएल के केस में या एचबीआर के केस में ये वाला प्रोसेस जो होगा एक्सो होगा, बट इन केस ऑफ आयोडीन दिस प्रोसेस विल बी, है ना, एचबीआर में देखेंगे अभी, है ना, बट आयोडीन के केस में बेटा दिस विल बी एंडोथर्मिक प्रोसेस। आई थिंक बात समझ गए, रीजन आपको समझ में आया। देखिए दिखाते हैं आपको, आप जरा देखिए गौर फरमाइएगा इसके मैकेनिज्म पे बेटे, इसका मैकेनिज्म भी हम आपको तगड़े से दिखाना चाहते हैं, जरा देखिएगा। सबसे पहले इनिशिएशन करा लो बेटे, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर्स हैं, रिपल्शन हो गया, बॉन्ड टूट जाएगा, सनलाइट लिया है, इनिशिएशन। अब ये जाके दूसरे रेडिकल पे अटैक करेगा। अब जरा समझिएगा बेटे बात क्या होगा यहाँ पर एक्चुअली में, कि आई अब यहाँ पे जाएगा बेटे, अभी आई यहाँ पर जाएगा, अटैक करेगा, उसको ऐसे तोड़ेगा, फिर होमोलाइटिकली, तो यहाँ पर एच आई बन जाएगा, बन गया एच आई, और आर रेडिकल बन गया। अब जरा समझिए, ये तो मैं समझाना चाह रहा था आपको। देखो तो यहाँ पर एच आई बॉन्ड बना, देखिए ये एच आई है, और यहाँ पर बेटा सी एच बॉन्ड है, यहाँ पे सी एच बॉन्ड है। अब बेटा बताओ, तो ये एच आई है और ये सी एच है, ये सी एच है, तो एच आई इज सी एच बॉन्ड काफ़ी स्टेबल इसके रिस्पेक्ट में, मोस्ट स्टेबल। बेटा आप कहाँ जा रहे हो, स्टेबल से अनस्टेबल जा रहे हो, स्टेबल से अनस्टेबल जा रहे हो, तो ये फॉरवर्ड जाना तो मुश्किल होगा, बट अगर आप इसका बैकवर्ड देखो तो अनस्टेबल से स्टेबल जा रहे हो, यानी बैकवर्ड ज़्यादा पॉसिबल होगा इसका मतलब। और अगर फॉरवर्ड इतना है तो बैकवर्ड आपका इतना होगा। एक तो रीजन ये हो गया आपका, बॉन्ड से आप देख सकते हो, बॉन्ड से देख सकते हो, पहले तो आपको ये मैंने समझाया। तो अनस्टेबल से स्टेबल इज वेरी फास्ट होगा, इधर जाएगा, तो यानी ये रिएक्शन देखो। अब करना क्या चाहते थे बेटा, आर एच को आर रेडिकल बना के आर आई वगैरह बनाना चाहते थे, फिर रेडिकल, बट हुआ क्या कि ये रिएक्शन बैकवर्ड में चला गया, वापस आप आर एच में चले आए। मतलब कि अगर हम ये हाईली एंडोथर्मिक, और ये रिएक्शन कैसा हाईली एंडोथर्मिक, क्योंकि बेटा आप स्टेबल से अनस्टेबल जा रहे हो, तो एनर्जी देना पड़ेगा इसको, सो दिस विल बी हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एंडोथर्मिक, तो अगर एनर्जी और प्रोग्रेस का ग्राफ बनाए तो बेटा देखो इस तरह का ग्राफ नजर आएगा। एंडोथर्मिक है तो बेटा प्रोडक्ट वाला ऊपर रहेगा, रिएक्टेंट वाला नीचे रहेगा। तो ये फॉरवर्ड तो गया, बट चूंकि ये अनस्टेबल है और ये हाईली स्टेबल है, तो बेटा क्या होगा, बहुत तेजी से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मतलब ये रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी किधर की तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और वापस आप रिएक्टेंट साइड में जाने लगोगे। ये लो समझ रहे हो, मोर टेंडेंसी टू गो बैकवर्ड, पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज वेरी लेस, क्योंकि आप स्टेबल से कहां जा रहे हो, अनस्टेबल जा रहे हो, है ना। तो जैसे ये रिएक्शन होगा तो यहां पे लिखा देखो, बट रिएक्शन कैन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम अनस्टेबल टू अनस्टेबल, सो रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल। तो फॉरवर्ड तो गए थे, अब बैकवर्ड भी आ गए, तो रिएक्शन रिवर्सिबल भी बन गया बेटे, समझ रहे हो। अच्छा एक चीज़ तो ये समझा। दूसरा चीज़ बेटा क्या है कि ये जो आपका एच आई है बेटे, एच आई ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा उसको रिड्यूस करके वापस चला जाएगा, ले जाएगा, है ना, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है बेटे, तो इसको भी ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाने में हेल्प करेगा।
तो इसलिए ये हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेटा। तो ये इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस बेटा समझ में आ रहा है क्या, कि वापस आप रिएक्टेंट में आ जा रहे हो, तो भाई आपको तो बनाना था प्रोडक्ट, आप वापस रिएक्टेंट में आ जा रहे हो, तो इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस तो आपको मिलेगा नहीं। ग्राफ से भी मैंने आपको समझाया। बट अगर आप ऐसा चाहते हो कि रिएक्शन आगे बढ़े और हम प्रोडक्ट बनाएं, तो उसके लिए बट रिएक्शन कैन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो हमें रिएक्शन को किधर मूव कराना होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा मूव कराना होगा। उसके लिए हम HNO3 या HiO4 यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जो कि HI को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। सो HNO3 या HiO4 क्या करते हैं, HI को I2 में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। देखो ये -1 से 0 हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन करा देता है। तो HNO3 या फिर HiO4 HI को I2 में कन्वर्ट करा देता है, इसका ऑक्सीडेशन करा देता है बेटे। तो ये HI को हटा देता है यहाँ से और I2 में कन्वर्ट कर देता है। अभी समझाऊंगा कि कैसे रिएक्शन होगा, बट इनका फंक्शन समझे ना, कि HI के साथ रिएक्ट कर जाए, तो जो भी HI बना उसके साथ ये क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। तो अगर HI के साथ रिएक्ट कर गया, तो यहीं पर समझो, आपने मान लो सिस्टम था आपके पास, रिएक्शन हो रही थी और आपने बाहर से क्या HNO3 या HiO4 डाल दिया। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर HI था सॉरी, अब अगर इसके साथ रिएक्ट करें तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। सो अकॉर्डिंग टू ली-चार्टियस प्रिंसिपल रिवर्सिबल रिएक्शन बेटा, रिएक्शन डिस्टर्ब होगी, तो अकॉर्डिंग टू ली-चार्टियस हम इसको बढ़ाना पड़ेगा। और ये बढ़ेगा कब, जब ये बनेगा, तो इसके लिए हमें किधर जाना होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना होगा। ली-चार्टियस प्रिंसिपल समझ रहे हो ना, कि भैया आपने क्या किया, HNO3 HiO4 डाला, इसके साथ HI रिएक्ट कर जाएगा, I2 में कन्वर्ट करने लगेगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। सो अकॉर्डिंग टू ली-चार्टियस प्रिंसिपल वी हैव टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ कब सकता है, जब ये बनेगा, और बनेगा जब हम इसकी तरफ जाएंगे, मतलब हम जब HI की तरफ जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तभी तो ये बनेगा। इधर को इधर जाओगे तभी तो बनेगा बेटे, और ये बनेगा तो फॉरवर्ड जाने लगोगे और कुछ फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा आपका। समझिए और इसको, तो देखो यहाँ पे क्या है, I2 RH, HNO किया, RI बन गया, HI बन गया। समझे, ये रिएक्शन मैंने ओवरऑल लिख लिया कि I2 ने RH से रिएक्ट किया, तो RI बना और HI बना। ठीक है, अब अगर हम इसमें HNO3 HI डाल दें या HiO4 HI डाल दें, तो I2 में कन्वर्ट करेगा। अब ये क्या करेगा कि जैसे बेटा इसको I2 में कन्वर्ट करेगा, तो ये तो I2 में कन्वर्ट, अब I2 में कन्वर्ट करने का मतलब देखो, HI I2 में जा रहा है, ये देखिए जा रहा है। HI किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब समझना, इसको ऐसे समझो, HI किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब HI का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो अकॉर्डिंग टू ली-चार्टियस हमें इसके कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करना होगा। कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए हमें किधर जाना होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तभी ये बनेगा और इंक्रीज होगा। सो रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो हियर HI कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज अकॉर्डिंग टू ली-चार्टियस, HI को इंक्रीज करना होगा, सो रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। या फिर जब इस पूरे सिस्टम के अंदर जब HI के साथ रिएक्शन कर रहे हो, तो I2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ओवरऑल I2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना बेटे। भाई I2 बन रहा है ना, जब इनके साथ HI का रिएक्शन करा रहे हो सिस्टम के अंदर, तो इसके अंदर I2 का कॉन्सेंट्रेशन बेटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब I2 पे आ जाओ, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब I2 बढ़ रहा है, तो बेटा इसको क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ली-चार्टियस को घटाना पड़ेगा। ये घटेगा कब, जब ये डिकम्पोज होगा, जब हम इससे दूर जाएंगे तभी तो ये घटेगा। तो उस केस में भी हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, दोनों चीज़ें हमारे फेवर में आ रही हैं। और I2 इंक्रीजेज, सो अकॉर्डिंग टू ली-चार्टियस प्रिंसिपल I2 शुड बी डिक्रीज, सो रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसे केस में हम बनाने की कोशिश कर सकते हैं, बट बेटा ये उतना यील्ड में नहीं बन पाता है फिर भी। बट अगर हम ये बात करें तो हम सोच सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, तो प्रैक्टिकली इसका उतना अच्छा सिग्निफिकेंस नहीं होता है। सो बट आयोडीनेशन ऑल्सो डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस, इसका भी उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ठीक है, अच्छा और भी हमने चीज़ यहाँ पर बोली है कि व्हाई नॉट आयोडीनेशन ऑफ अल्केन, क्यों नहीं होता है, रीजन आपके सामने अभी बता दिया। वही चीज़ मैं फिर से बोलूँगा कि पहले तो ये वेरी स्लो प्रोसेस होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। स्लो क्यों हो गया समझ रहे हो, क्योंकि जाना था फॉरवर्ड, जा रहा है इधर बैकवर्ड। मतलब ये टूटा तो जरा सा टूटा, तो मान लो ये बनाया, लेकिन ये वापस भी इधर आ गया, मतलब बहुत धीरे से इधर जा रहा है, कहने का मतलब कि क्योंकि मैक्सिमम ये रिएक्टेंट के फॉर्म में रह जा रहा है। सो इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। इन केस ऑफ आयोडीनेशन HI इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, देयरफॉर इट इज कन्वर्टेड टू I2, देयरफॉर रेट ऑफ आयोडीनेशन डिक्रीज। कैसे, अभी बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, CH3I को रिड्यूस करने लगेगा बेटा। और जब CH3I को रिड्यूस करेगा, तो ये वापस इधर जाने लगोगे, ये CH4 में कन्वर्ट कर देगा और प्लस इधर I2 बन जाएगा। देखो, और जब इसका रिडक्शन इसका कराएगा बेटा, तो इटसेल्फ I2 में कन्वर्ट होगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से इसके साथ रिएक्ट करके इसको बैकवर्ड लेके चला जाएगा। सो ये वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सो मोर इन बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू HI ऑक्सीडाइजेस टू I2। देखो I2 बिकॉज दिस इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसलिए आयोडीनेशन नहीं होता है बेटा, दिस इज। बट अगर आप फिर भी कराना चाहते हो, सो यू हैव टू यूज HNO3। और बेटा तो कोई सारी डिटेल आपको दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड फोटो हेलोजिनेशन। मतलब समझ रहे हो बेटा बात की क्या क्या गर्दा चीज़ें और मस्त और ज़बरदस्त चीज़ें बेटा हो सकती हैं यहाँ पर। तो आई होप बेटा कि आप बहुत सही तरीके से आप अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझ पा रहे होगे बेटे। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, क्लोरीनेशन की। अब हम बात करेंगे किसकी बेटे, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। आप जरा इस बात को समझिएगा, क्लोरीनेशन समझ जाओगे और इसके बाद ब्रोमिनेशन। देखो फ्लोरीनेशन समझा दिया पूरा, आयोडीनेशन समझा दिया, क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या क्या हो सकता था, वो सब समझ गए। नाउ द टर्म इज क्लोरीनेशन, है ना। तो यहाँ पर CH और आपका CCl या फिर HCl बॉन्ड की बात होगी बेटे, तो जरा कंपेयर कीजिएगा, है ना। चलिए दिखाते हैं आपको क्लोरीनेशन। इट हैज़ सम मीनिंग, इसका मीनिंग है, इसका जो RDS होगा वो एक जो होगा,
इसका जो RDS होगा वो एक्सो होगा, बट इट इज नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस, ये नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस होगा। अच्छा बेटा, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन इसका और जो सिलेक्टिविटी है वो डिस्कस करेंगे, ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन दोनों का बहुत डिटेल में। अभी यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, वो समझने की कोशिश करना। इट इज नॉन सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव का मतलब ये आप समझ लो बेटा कि इसका अपना खुद का कोई वजूद नहीं है क्लोरीन का। जहाँ ये डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन देखेगा वो हर जगह मुँह मार देगा। जैसे ये देखो 1 डिग्री सेम टाइप के, तो ये यहाँ भी मुँह मार देगा। यहाँ पर देखो अच्छा 2 डिग्री ये भी अलग है, यहाँ मुँह मार दिया। मतलब जिसको देखा नहीं उसके पीछे चल दिया, चिपक गया उसके। दैट्स वाई दिस इज नॉन सिलेक्टिव। इसका अपना खुद का कोई सिलेक्टिव प्रोसेस नहीं है, जो मिल जाए उसी में खुश हैं और जितना मिलता जाए सब लेते जाएंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। कहने का मतलब समझ रहे हो? तो ये 1 डिग्री यहाँ भी मुँह मार देगा। तो अगर ये 1 डिग्री पे जाएगा तो यहाँ से HCl निकालेगा और एक देखो ना Cl था, ऐसे समझ जाता हूँ मैं, Cl था, ऐसे टूटेगा और यहाँ से बेटा इसको ऐसे लिख दो, H को तोड़ेगा, एक Cl यहाँ जाएगा और Cl निकाल देगा, तो Cl लग गया। देखो यहाँ पे इधर या फिर इधर दोनों सेम है, तो इधर जाओ इधर देख लो। अब यहाँ पे अलग डिफरेंट टाइप का मिला देखो यहाँ पर, तो एक H निकालेगा और यहाँ पे Cl लग जाएगा। देखो इस तरह सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सो ऑल टाइप ऑफ डिग्री कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, दैट्स वाई नॉन सिलेक्टिव। कहीं भी सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है ये जाके, दैट्स वाई दिस इज नॉन सिलेक्टिव। तो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट जो है वो बन सकते हैं। अब ये नॉन सिलेक्टिव क्यों होता है, इसका थोड़ा सा मैं नॉर्मल तरीके से आपको इसका रीजन समझाना चाहूँगा, इस बात को बताना चाहूँगा कि कैसे होता है और फिर इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ देखेंगे हम लोग बहुत डिटेल में। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं बेटा कि ये कैसा है, नॉन सिलेक्टिव है प्रोसेस, है ना। मतलब ये कहीं पर भी किसी भी जगह पर ये मुँह मार देगा और इस तरह से डिफरेंट। तो आप इसका प्रोडक्ट बनाना, इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराना, इसका परसेंटेज MCP प्रोडक्ट क्या होता है, परसेंटेज MCB मोनो ब्रोमो MBP प्रोडक्ट क्या होगा, उन सब का परसेंटेज निकालना, किसका यील्ड ज़्यादा होगा किसका कम होगा, कौन सा कितना परसेंट होगा, एक एक कैलकुलेशन मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री की तरह करके दिखाऊंगा। बट अभी इस बात को आप क्या समझ रहे हो क्या, वाई नॉन सिलेक्टिव, थोड़ा सा रीजन समझते हैं इसका। देखिएगा थोड़ा सा मैकेनिज्म में चलते हैं इसके, थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म में चलते हैं। चलें स्टार्ट करें बेटे, बात करें, देखिए जरा कैसे। तो CH3 CH2 CH3 लिया, HCl2 H किया, तो आपने देखा बेटा कि ये 1 डिग्री ये भी 1 डिग्री, दोनों सेम टाइप के, तो कहीं एक जगह अटैक मारेगा, मुंह मारेगा ये अपना। तो अगर इसने यहाँ पर Cl2 ने मुंह मारा अपना, तो यहाँ पर देखो Cl चिपक गया, HCl निकाल दिया। यहाँ पर मारेगा तो Cl यहाँ पे चिपक जाएगा और HCl निकाल देगा, दो तरीके बन गए। ठीक है, कैसे बन रहा है जरा देखते हैं। मैकेनिज्म क्या, देखिए लोन पेयर ये सब आप समझ रहे हो, सनलाइट दिया, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, Cl रेडिकल बन गया। अब आपके पास Cl कंपाउंड, देखिएगा जरा बढ़िया से समझने की कोशिश करना बेटा, तगड़े से। बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत तगड़ी चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखिए कैसे, ये वाला आपका कितना है, देखो बेटा 1 डिग्री है, बीच वाला 2 डिग्री है, और इधर हमने लिखा नहीं क्योंकि ये और ये एकदम एक ही जैसे हैं। तो हमने क्या किया, इस वाले को ऐसे CH2H लिख दिया, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, और इस वाले को CHH ऐसे लिख दिया। ये आपका 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, ये सेम वैसे ही है। चलिए ठीक है, अब जब हम बात करें 1 डिग्री पे, तो बेटा देखो ये और ये यहाँ से इसको तोड़ा, ऐसे यहाँ पे तोड़ा, तो जब इसको यहाँ से तोड़ा तो देखो CH2 रेडिकल ये बन गया, और यहाँ पे ये HCl बना दिया। इतना समझना बेटे, इतना समझना। चलिए 2 डिग्री पे भी बात कर लेते हैं, 2 डिग्री पे ही बात कर लेते हैं, सारी बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे, सब समझाएंगे आपको हम कैसे क्या होगा। तो 2 डिग्री बाद तो बेटा देखो यहाँ पर क्या होगा, ये H निकलेगा, यहाँ से ये H निकलेगा और Cl यहाँ पे अटैक कर देगा। तो पहले तो जैसे H निकला, Cl को अटैक बाद में कराते हैं, तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा। देखो 2 डिग्री फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, यहाँ पर कितना बन जा रहा है 2 डिग्री, यहाँ पर 1 डिग्री फ्री रेडिकल जनरेट हो जा रहा है 1 डिग्री, और यहाँ पर 2 डिग्री बन जा रहा है। समझने वाली बात यहाँ पर ये कि दोनों पॉसिबल क्यों है, वाई नॉन सिलेक्टिव, ये दोनों की पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो क्यों जा रही है, क्या इसके पीछे रीजन है, थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं बेटे। देखो आप बोलोगे सर 2 डिग्री मोर स्टेबल है, 1 डिग्री लेस स्टेबल है ना, तो सर केवल यही बनना चाहिए, ऐसा नहीं। सुनो मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे बेटा क्या CH बॉन्ड टूटा, एक सेकंड में लिखता हूँ, यहाँ पे क्या CH बॉन्ड टूट रहा है, यस, ऐसे कंपेयर करके मैं दिखाता हूँ आपको। क्या यहाँ पर HCl बॉन्ड बन रहा है ना, ऐसे कंपेयर करते हैं, जरा देखिएगा, देखा आपने बेटे, ये आया राइट। तो CH, अब जरा देखो यहाँ पर बेटे CH, ध्यान से देखना बेटे, मजे है। CH, ये CH ना बेटे, दिस इज CH ना, दिस इज CH। अब बेटा कौन सा बॉन्ड बन रहा है, जरा देखो गौर फरमाओ, HCl। अरे भैया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, वीक बॉन्ड टूट रहा है, देखो CH, ये वीक बॉन्ड है, या कैसा है, वीक बॉन्ड है बेटे, वीक बॉन्ड है, लेस स्टेबल बॉन्ड है। अरे देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है बेटे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है भाई, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। सो वीक से स्ट्रॉन्ग जा रहे हो, सो वीक से स्ट्रॉन्ग मतलब लेस स्टेबल से आप मोर स्टेबल ही जा रहे हो, मतलब कहने का ये प्रोसेस एक्चुअल होगा। ओके चलिए इधर से बात करते हैं, वीक बॉन्ड है बेटे, यहां पर भी जो आप बना रहे हो HCl ही तो बना रहे हो। 1 डिग्री 2 डिग्री तो बाद में देखेंगे, है ना, उस पर टेंशन नहीं ले आप। चलो देखिए आप ये कर, तो बेटा वीक बॉन्ड टूट रहा है, समझो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है,
इसका मतलब ये प्रोसेस भी कैसा प्रोसेस है, मतलब 1 डिग्री से भी अगर आप इधर जाओ 1 डिग्री फ्री रेडिकल तब भी वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मोर स्टेबल बॉन्ड, तो देखो यहाँ पे लिखा है ये लेस स्टेबल बॉन्ड, लेस बॉन्ड एनर्जी। देखो यहाँ पर मोर स्टेबल बॉन्ड बना, मोर बॉन्ड एनर्जी। ये लेस स्टेबल बॉन्ड था 2 डिग्री वाला, देखो ये लेस स्टेबल बॉन्ड था, सी एच बॉन्ड है ना, सी एच बॉन्ड, लेस स्टेबल बॉन्ड सी एच, देखो सी एच, और यहाँ से देखो एच सी एल, मोर स्टेबल बॉन्ड बन रहा है, मोर बॉन्ड एनर्जी इसका। तो भैया ये प्रोसेस भी एक जो है, ये प्रोसेस भी एक जो है, मतलब कहने का लेस स्टेबल से यहाँ भी मोर स्टेबल जा रहे हो, लेस स्टेबल से यहाँ भी मोर स्टेबल जा रहे हो, दैट्स वाई पॉसिबिलिटी ऑफ 2 डिग्री इज ऑल्सो एंड पॉसिबिलिटी ऑफ 1 डिग्री इज ऑल्सो। इसलिए बेटे 2 डिग्री भी बना देता है, 1 डिग्री भी बना देता है। तो कहने का मतलब जितनी पॉसिबिलिटी है इसमें, जितनी पॉसिबिलिटी, भाई देखो जब कोई सा भी कहीं से भी अगर ये हाइड्रोजन निकालेगा तो अल्टीमेटली HCl बनाएगा ना, हाइड्रोजन निकालेगा तो CH बॉन्ड ही तो तोड़ेगा ना बेटा, तो CH बॉन्ड तोड़ेगा HCl बनाएगा, तो बेटा ये वीक से स्ट्रॉन्ग ही तो बनाएगा। यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन, ऑल टाइप्स ऑफ डिग्री का क्लोरीनेशन पॉसिबल है, इसलिए नॉन सिलेक्टिव कहीं पर भी वो मारेगा और ये हर जगह से बना लेगा। क्या रीजन समझ में आया क्या बेटे कि क्यों ये नॉन सिलेक्टिव है? यहाँ से भी एक जो हो जा रहा है, यहाँ से भी एक जो हो जा रहा है, ये भी स्टेबल बॉन्ड बना दे रहा है, इधर भी स्टेबल बॉन्ड, यानी इधर भी जाने की डायरेक्शन है इधर, हाँ नो डाउट। हाँ आप ये बोल सकते हो कि सर ये 2 डिग्री यहाँ ये ज़्यादा स्टेबल बन रहा है और यहाँ पर ये अगर फ्री रेडिकल की बात करो तो यहाँ कम, तो ठीक है इसका यील्ड में फर्क पड़ सकता है कि भाई इसका यील्ड ज़्यादा होगा, इसका यील्ड कम होगा, बट बेटा बनेंगे दोनों, यानी मुँह ये हर जगह मारेगा, कहीं पर इसका बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा, कहीं पर बॉन्डिंग थोड़ा कम अच्छे से बन पाएगा, कहीं पर तुरंत काम इसका बन जाएगा, कहीं पर थोड़ा पीछे पड़ना पड़ेगा तब काम बनेगा, बट बनेगा वहाँ भी, तो दोनों जगह काम बनने वाला है इसका। कहने का मतलब दिस इज नॉन सिलेक्टिव, स्पेसिफिक नहीं है ये कहीं पर भी जा सकता है, चिपक सकता है, जितनी टाइप के डिग्री ऑफ हाइड्रोजन मिलेंगे उतने टाइप के प्रोडक्ट बना सकता है। डिजाइन समझ में आया क्या बेटे? उसके बाद बहुत सिंपल है, फिर Cl है, Cl रेडिकल था, यहाँ अटैक कर देगा, ये बना देगा, फिर यहाँ पर Cl रेडिकल बेटा यहाँ अटैक कर देगा, ये प्रोडक्ट बना देगा, 2 तरह के। अब बताओ कंप्लीट मैकेनिज्म समझ में आया क्या? कंप्लीट मैकेनिज्म समझ में आया क्या? अरे बोलो ना बेटे, कंप्लीट मैकेनिज्म समझ में आया क्या? मज़ा आए कि नहीं आए ये बताओ बेटे। मज़ा ना आए तो पैसे वापस कर देना, ये लोगों ने आपको दिए पैसे, और मज़ा ना आए तो तुरंत मुझे पैसे वापस करना। कहानी समझ में आती है क्या? तो इस पर इस बेसिस पे बेटा बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं, वो ऑब्जर्वेशंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए क्या क्या है ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, क्या है जरा देखिए। अब आप समझते जाओगे सारी चीज़ें, सब कुछ समझा दिया। वेदर वी रिमूव H फ्रॉम 1 डिग्री और 2 डिग्री, चाहे 1 डिग्री से H हटाओ क्लोरीन लगाओ या 2 डिग्री से H हटाओ क्लोरीन लगाओ, इन बोथ केसेस प्रोडक्ट फॉर्म इज मोर स्टेबल, मतलब HCl ही तो बना रहे थे, एंड रिएक्शन एक्सोथर्मिक समझाया। सो Cl free radical can attack at any degree of carbon to remove HCl. इन ईच केस HCl विल बी मोर स्टेबल, हमेशा HCl बनेगा हर एक केस में, और प्रोसेस जो होगा एनर्जी विल बी रिलीज। सो क्लोरीनेशन इज नॉन सिलेक्टिव, आप समझ रहे हो। और ये नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव प्रोबेबिलिटी ये सब में नेक्स्ट लेक्चर में बेटा और भी बहुत तगड़ा प्रैक्टिकल एविडेंस के साथ, कुछ प्रैक्टिकल डेटा के साथ और भी बहुत तगड़े से मैं समझाने वाला हूँ। इसका एक सेपरेट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर होगा, सिलेक्टिविटी पर ही बेस्ड होगा पूरा का पूरा। बट यहाँ से आप चीज़ को समझो सो दैट कि नेक्स्ट सेशन में आपको समझने में कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, आगे मैं डेटा वाइज बात करके दिखाऊंगा आपको। सो बट फिर Cl, अब देखो अब बात आती है यील्ड की, तो अब सुनना, हमने कहा था कि 1 डिग्री बनाएगा 2 डिग्री भी बनाएगा, अब बात आती है यील्ड की, तो जरा समझिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। बट व्हेन Cl रेडिकल अटैक ऑन 1 डिग्री वी गेट 1 डिग्री फ्री रेडिकल 1 डिग्री, बट व्हेन Cl रेडिकल 2 डिग्री तो हमें 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनता है। सो परसेंटेज ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट में भी डिफरेंट, तो इसका जो परसेंटेज बनना चाहिए, कितना परसेंट ये बनेगा कितना परसेंट बनेगा, परसेंटेज अलग हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दीज कंपाउंड्स, और इसका हम कैलकुलेशन भी आपको करके दिखाएंगे कितना परसेंट बनेगा कितना नहीं, बट बनेंगे दोनों। तो दोनों का परसेंटेज डिफरेंट हो सकता है, दोनों का यील्ड डिफरेंस हो सकता है, बट बनेंगे दोनों। बट क्लोरीनेशन इज नॉन सिलेक्टिव, कैन अटैक एनी डिग्री ऑफ कार्बन बिकॉज ऑल आर एक्सो, HCl बनाया था, मोर स्टेबल HCl बॉन्ड इज फॉर्म, एंड वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड, उनका हम परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत तगड़े से। और उनके लिए हमें क्लोरीनेशन के लिए हमें फिर प्रोबेबिलिटी एज वेल एज सिलेक्टिव रूल की बात करनी होगी। हालांकि सिलेक्टिव रूल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है अभी, बट ब्रोमिनेशन फॉलो ओनली सिलेक्टिव रूल। जब हम ये तो क्लोरीनेशन था, जब हम ब्रोमिनेशन की बात करेंगे तो ब्रोमीन जो है ना बेटा हर जगह मुंह नहीं मारता है, वो एक स्टैंडर्ड जगह पे जहाँ आपको लगेगा हाँ भाई यहाँ पर बढ़िया से काम बन सकता है और मस्त एकदम है ना, क्या बात है जनाब, वहाँ जाके मुंह मारेगा ये। सो दिस ब्रोमिनेशन इज सिलेक्टिव, स्टेबल फ्री रेडिकल इसमें बनता है, इनके सब ब्रोमिनेशन केवल उसी की बात होती है, बट क्लोरीनेशन इज नॉट सिलेक्टिव। अब ये कैसे है, क्यों है, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में डेटा वाइज, प्रैक्टिकल एविडेंस वाइज है ना, और कॉन्सेप्ट वाइज, लॉजिक वाइज सारा कुछ डिटेल में ये हम लोग प्रोबेबिलिटी और सिलेक्टिव के बेस के लिए हम नेक्स्ट सेशन में बहुत तगड़े से बात करने वाले हैं, बहुत तगड़े से। शायद आपको इतना तगड़ा ज़बरदस्त मटेरियल आपको नहीं मिलने वाला है जो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में देने वाला हूँ बेटे।
ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में ही हम बात करेंगे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमसीपी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमबीपी मोनोब्रोमो प्रोडक्ट। ये सारा चीज़ डिटेल में समझाएंगे, कैसे कैसे कितना परसेंट बनेगा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी हम आपको करके दिखाएंगे कि 1 डिग्री का बनाएगा तो कितना, 2 डिग्री का बनाएगा तो कितना, क्लोरिनेशन में क्या कितना परसेंटेज होगा, ब्रोमिनेशन में कितना परसेंटेज होगा, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो आज के सेशन बेटा इतना ही रखते हैं, है ना। और हम आपको तो अभी आज बोलेंगे नहीं कि आपको मज़ा आया हो तो आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत मज़ा आया, बहुत तगड़ी चीज़ें मैंने दी हैं आपको, तो ज़बरदस्त चीज़ें आपको समझ में आया है। ओके, सो बेटा अब आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो बेटे। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।